ग्रीन टी के लिए बोल देना यार, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ या ना? थम्स अप थम्स अप, यस। थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ लोगों का वीडियो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। वीडियो BEDEO, हाँ, आएगा आएगा आएगा। यस, नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारिया ने, जल्दी से आ जाइए क्लास में। हाँ, यस, तो फाइनली हाँ, जीत गए हैं हमारे अर्जुनास। हाँ, खुशी तो ऐसी है वैसे जैसे मतलब इन्होंने ही जिताया हो। हाँ सर, हमने खूब जिताया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए भैया क्लास में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, बहुत खुश होंगे आज हमारे अंटरपेंटर, यस। हाँ, जीत गए सर। अगर नहीं जीते होते तो आज जिस टीम को कह रहे हैं भैया वी आर प्राउड, उन्हीं को ऐसा सुना रहे होते। कोई भरोसा है नहीं तुम लोगों का, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जितने भी आधे से ज्यादा फैंस हैं सब ढकोसले, ठीक है, सपोर्ट नहीं करते। उनको जो चाहिए वो चाहिए, हमें जीतना तो जीतना, ठीक है। यस, अभी थोड़ा सा गड़बड़ा गया होता ना मामला, थोड़ा सा गड़बड़ाया होता तो बस सभी को लपेट रहे होते, सभी को, ठीक है। हाँ, अरे मैं तुम्हें जानता हूं, तुम दोगले लोग हो सबके सब। हाँ, तुम जिसके मतलब जिसको तुम कहते हो ना कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, तुम उन्हीं को पीठ पीछे। हाँ, अरे रहने दो तुम, हाँ मैं जानता हूं। जब क्रिकेट खेल रहे होते ना उस समय ज्ञान दे रहे हो ना, ना ऐसे नहीं मारना चाहिए। अबे यार देखो कितना स्लो खेल रहा है, और कितना फास्ट खेलना चाहिए यार, ये वाली बॉल तो चौके वाली बॉल। अबे इतना ज्ञानी है, इतना ही ज्ञानी है तो तू टीम में काहे नहीं है, है? हाँ, यस, तो आप सभी लोगों के लिए, हाँ, जो ये सब, हाँ, अरे बहुत ज्ञानी लोग हैं यहाँ पर। सब में कमियां निकालते रहते हैं और जैसी जैसी वो जीतने लगते हैं। हाँ देखो भाई, बहुत सही, वी आर प्राउड। हाँ, आधे से ज्यादा तुम में से तो भाई पांड्या को करी आ रहे होंगे IPL में, कि हाँ रोहित शर्मा का वो खा गया है, जब खा गया है रोहित शर्मा, मोए मोए वाली 2 रील देख लिए तुम। हाँ, तो उसको डांट रहे होंगे। हाँ, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है, उनके लिए ज्यादा अच्छी बात है कि वो जीत गए, नहीं तो भाई साहब यही लोग जीने नहीं देते। आ जाओ भाई, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ भाई देखो, इसीलिए तो मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है, मैं अपनी पब्लिक को जानता हूं, इसीलिए ज्यादा वो नहीं रखते, क्योंकि यही कल परसों आके गरियाने लग जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है भाई, अपना काम अच्छे से कर दो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो आज हमें करना है, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में, मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 5। जो हमें करना है बेटा, हम लोग वेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ हम लोगों ने लगा दिया है, ठीक है। यस, अब देखो इनको, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिटायरमेंट हो गया है, रिटायरमेंट हो गया है, बड़ा दुख हो रहा है। किस किस को दुख हो रहा है? सारे बच्चे? नहीं नहीं भाई, मैंने मैच नहीं देखा। मैं बीच में, मेरे साथ क्या है ना, जब भी मैं मैच देखता हूं इंडिया हार जाती है, ठीक है। तो कल बीच में मन हुआ भी था, मतलब देख लेते हैं, तो देखने लगे थे तो अचानक हार रहा था, तभी हम भाग गए वहां से, तो जीत गई। हाँ, दुख हो रहा है ना, यस, अच्छी बात है, दुख होना भी चाहिए। देखो वही बात है, पॉजिटिव साइड देखो, अगर इंडिया नहीं जीतती और फिर इनको रिटायरमेंट लेना पड़ता, तुम्हें और डबल दुख होता कि इतना करने के बाद भी अच्छा एग्जिट नहीं मिल पाया। ये तो अच्छी बात है कि गुड नोट पर जा रहे हैं। हाँ, यस, हाँ, थोड़ा सा मैच के लिए हम थोड़ा सा पनौती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए क्रिकेट देखते भी नहीं। तो पॉलीगन लॉ है, क्वेश्चन है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हाँ, बीच में बस मैंने देखना स्टार्ट किया था, तभी सारा का सारा खेल बिगड़ने लगा।
फिर मैं भाई साहब टीवी बंद करके अपना कुछ और देखने लगा, फिर जीत गए, फिर एंजॉय किया। हाँ यस, आ जाओ भाई। हाँ मजाक कर रहा हूं भाई, पूरा मैच देखा था मैंने। ठीक है, लोग कह रहे भाई साहब ये तो गजब ही पनौती इंसान है। हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है। पनौती देखो वही है ना, जो हाँ जिनसे पढ़ रहा है अभी बोलेंगे सर वाह सर लव यू सर मजा आया बहुत अच्छा पढ़ के लगता है आपके साथ, 2 सेकंड बाद दह दनादन गाली दिए जा रहे। हाँ चलिए कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। हाँ चलिए भाई सारे बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में, अब सीरियस रहना है, ठीक है। आज हम लोग अपना एडिशन ऑफ वेक्टर्स खत्म कर लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल हमारे पास डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बाद में करेंगे। अभी जो हमारे पास है हम लोग वेक्टर्स में प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट में जाएंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, हाँ या ना, हाँ या ना, आ जाओ भाई। तो मैंने कहा था कि इन सारे वेक्टर्स को आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। सारे बच्चे जरा एक बार सीरियस, सारे बच्चे एक बार सीरियस। ये कौन है अलेक्जेंडर पे अलेक्जेंडर क्या है? हाँ स्टार्ट करें। अब जरा देखना यार, क्या हम लोग यहां पे ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं? देखो लगाने के लिए एट अ टाइम तो आप दो के बीच में आप लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे आप ये बोलोगे सर ये 60 है तो ये वाला हमारे पास 30 डिग्री हुआ, तो इन दोनों के बीच में 20 न्यूटन और 40 न्यूटन के बीच का एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट कहीं ना कहीं जाएगा। प्रॉब्लम ये बहुत मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में तो जाएगा नहीं, एक 40 है एक 20 है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे यहां पर आएगा। फिर इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे, फिर फॉर्मूला लगाओ, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, हैं? सही में है? हाँ सही में, नाम कहां से पता लगा रे? अलेक्जेंडर द ग्रेट, यार वो तो शासक था, वो तो बहुत पहले ही जा चुके हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ अब वो तो पुरुष था। क्या कह रहे हो तुम? हाँ अलेक्जेंडर, हाँ हाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़े नहीं है, बहुत बड़ा शासन लिया था। हाँ क्या कह रहे? एलेक्जेंड्रा। अच्छा एलेक्जेंड्रा, ओ नाम तो ऐसे फॉरेनर का ही लग रहा है। यस चलिए भैया, अच्छी बात है भाई, हाँ अच्छी बात है। तुम्हें इतना ज्यादा खुशी क्यों हो रही है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। चलो जल्दी से, तो अब अगर आपको मल्टीपल वेक्टर्स को एक साथ जोड़ना हो तो क्या करें? सारे बच्चे हम लोग कर सकते हैं, रिजॉल्व करके इनके आई कैप को अलग से जोड़ दो, जे कैप को अलग से जोड़ दो, के कैप को अलग से जोड़ दो। तो मैं क्या करता हूं, इन वेक्टर्स का नाम दे देता हूं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, अगर आप ए वेक्टर को रिजॉल्व करें, सारे बच्चे सीरियस, बेटा सीरियस हो जाओ, ठीक है। वो लोग तो वर्ल्ड कप भी जीत गए, टीआरपी भी ले लिए, पैसा भी कमा लिए, तुम ही रह जाओगे बस। अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 20, देखो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 20 साइन 30 आपको यहां मिलेगा और 20 कॉस 30 आपको यहां मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूं, ये वाला होगा 20 कॉस 30। अगर मेरे को ए वेक्टर को लिखना है बेटा, ऐसी अगर आपको मल्टीपल वेक्टर्स जोड़ने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कह सकते हैं 20 कॉस 30 आई कैप, ठीक है। आज बेटा सीरियसली पढ़ लो जरा एक बार, 20 साइन 30 हमारे पास जे कैप। तो अगर आप ए वेक्टर आई कैप जे कैप में लिखते हैं तो कॉस 30 √3 10 √3 आई कैप, और ये आपका आ जाएगा बेटा हमारे पास 10 जे कैप। क्लियर? ये हमारे पास पहला वेक्टर आ गया। इसी प्रकार से, हाँ इसी प्रकार से आप सेकंड वेक्टर बी वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकते थे, है ना। आप बी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करते तो यहीं पर ट्राइंगल बना लीजिए, यहीं पर आप ट्राइंगल बना लीजिए। अगर देखें, अच्छा सर दूसरी साइड ट्राइंगल बना लेते, ठीक है, क्योंकि उधर कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। अगर आपने ट्राइंगल यहां पर बना लिया, ठीक है, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया बेटा,
अगर आप देखें ये 40 है तो ये बेस आएगा तो यहां पर आएगा 40 cos 60 आपको इधर मिलेगा बेटा, एंड 40 sin 60 आपको इधर मिलेगा। क्लियर? हाँ, तो जरा बी वेक्टर सारे बच्चे जरा देखना, बी वेक्टर हमारे पास कितना आएगा। तो एक्स एक्सिस में आएगा बेटा 40 sin 60 आई कैप, और वाई एक्सिस में आएगा बेटा आपका -40 cos 60 जे कैप। जरा वैल्यूज डाल के देख लेते हैं बेटा। तो बी वेक्टर आपको कितना मिलेगा, sin 60 √3/2, तो 20 √3 आई कैप, माइनस हमारे पास cos 60 1/2 -20 जे कैप। सारे बच्चे एक बात थम्स अप करें, किन किन के दोनों वेक्टर हमारे पास सही आ गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस, हाँ, क्लियर सारे बच्चे। 20 प्लस, हाँ बिल्कुल सही, 20 √3 -20, ठीक है। आइए अगला वेक्टर, हाँ बेटा कर लो, तुम्हें अगर लग रहा है उसी से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है, करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीरियस बच्चे जरा ये देखना, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है, तो ये 20 √2 है, ये 45 है, तो यहां कितना आएगा बेटा 20 √2, देखो जो बेस होता है उधर कॉस जाएगा, तो 20 √2 cos 45, इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, और 20 √2 sin 45, ये आ जाएगा बेटा। अगर मेरे को इस वेक्टर को अगर लिखना है आई कैप जे कैप के कैप में, जरा देखना एक्स एक्सिस में कितना आएगा -20 √2 cos 45, ये आई कैप में आ जाएगा बेटा, और ये वाला आ जाएगा बेटा +20 √2, ठीक है, sin 45 जे कैप में, ठीक है। आप यहां पर इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा -20 आई कैप +20 जे कैप। क्लियर? आपने क्या करा बेटा, सारे वेक्टर्स को कहीं ना कहीं आई कैप और जे कैप में लिख लिया। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अगर मेरे को इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए था तो ध्यान से सुनना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही तो इनका रिजल्टेंट हुआ। तो वो कितना आएगा बेटा, आई कैप को सबको एक साथ जोड़ दो तो ये आ जाएगा बेटा आपका 20, मैं लिख देता हूं 10 √3 प्लस 20 √3 -20, ये पूरा का पूरा आपका आएगा आई कैप में बेटा, प्लस जे कैप को आप अलग से जोड़ देंगे तो यहां पर आएगा 10 -20 प्लस 20, ये आपका आएगा जे कैप में। किस किस का यही आंसर आया है, सारे बच्चे एक बार दिल बनाएंगे। सर एक्स एक्सिस में आएगा 30 √3 -20 आई कैप और प्लस 10 जे कैप, दिस इज अवर आंसर। यही आ रहा है ना, -20 10 और बी, हाँ ठीक है, तो यही आंसर आ रहा है हमारे पास रिजल्टेंट। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? ये मैंने क्यों करवाया, इसका भी रीजन, वेरी गुड, इसका रीजन अभी आपको समझ आएगा, और आज हम लोग जेईई मेंस के सवाल भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि यार इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, समझना, इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ने के बाद इसका मैग्नीट्यूड बता दो, इसको रीड करना बेटा। आपने तीनों वेक्टर को जोड़ा और उसका मैग्नीट्यूड, तो मैं कहूंगा वो आएगा, देखो जब मेरे पास वेक्टर आई कैप और जी कैप है तो इसको मैं लिख सकता हूं 30 √3 -20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर? अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो यार किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में x² + y², तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? हाँ सर बी वेक्टर में गलती है, बी वेक्टर में x में आएगा आपका 40 sin 60, हाँ ठीक तो है 40 sin 60, और y एक्सिस में नेगेटिव है 40 cos 60, sin 60 √3/2 है, cos 60 1/2 है, बिल्कुल ठीक है बेटा, हाँ या ना, यस। क्लियर? अब जरा सारे बच्चे देखना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलिए भाई बदतमीजी पर उतर ही चुके हो तो अब देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए मेरे को एक से ज्यादा वेक्टर्स को, दो से ज्यादा वेक्टर्स को एक साथ ऐड करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, व्हेन वी हैव टू, ठीक है, व्हेन वी हैव टू ऐड, when we have to add two or more vectors at a time, two or more vectors
एट अ टाइम, उस समय आप क्या यूज करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। देखो भाई, जो ट्रायंगल लॉ था और पैरेललोग्राम लॉ था, उसमें हमारे पास एक ही समय पर दो ही वेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही बारी में आपको मल्टीपल वेक्टर्स को जोड़ना है, जैसे आपने ये जोड़ा, इसमें आपने कोई ट्रायंगल लॉ नहीं लगाया, इसमें आपने कोई पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाया, ठीक है, आपने एक ही बारी में तीन वेक्टर्स को जोड़ा, इसी के लिए यूज होता है हमारे पास पॉलीगन लॉ। अब पॉलीगन लॉ हमारे पास कहता क्या है, जरा स्टेटमेंट सुनना, ये स्टेटमेंट लिखना भी है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, करने का तरीका आपको अभी समझ आएगा। when vectors are kept along the sides of a polygon such that head of one vector is, ठीक है, coinciding with head of one vector is coinciding with tail of another vector, मतलब अगर मान लो मेरे को बहुत सारे वेक्टर्स को एक साथ जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, एक पॉलीगन, सर पॉलीगन क्या है हमारे पास, जैसे ट्राइंगल भी आपका पॉलीगन है, स्क्वायर भी आपका पॉलीगन है, हेक्सागन भी, पेंटागन भी, ऑक्टागन भी, ये सारे आपके पॉलीगन्स ही हैं, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स को एक साथ जोड़ना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप सारे वेक्टर्स को एक पॉलीगन की साइड पर रखेंगे इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वन वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स is shown by a single vector from initial to final, ध्यान से सुनना। सारे बच्चे इसको लिख लीजिए एक बार, सारे बच्चे इसको एक बार लिख लीजिए। मैं अपने हिसाब से टाइम देता रहूंगा कि आपको लिखने का भी टाइम मिल जाए, ठीक है। सारे बच्चे एक बार इसको लिख लीजिए। अगर हमें एक ही बारी में बेटा बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग सारे वेक्टर्स को पॉलीगन की साइड के अराउंड लगाएंगे इन सच अ वे दैट कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ हमारे पास मैच होता है, और उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, एक सिंगल वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। आराम से लिख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट वाइज अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है, ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास ये है। अगर मेरे को इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों वेक्टर्स को इस तरीके से लगाएंगे, एक वेक्टर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, इस तरीके से कि एक का हेड दूसरे के टेल से मैच हो, एक का हेड दूसरे के टेल से मैच हो। एक ही बारी में इन तीनों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज शोन बाय अ सिंगल वेक्टर। ध्यान से देखना, ठीक है, आपका सिंगल वेक्टर जो यहां से लेके यहां तक होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। ये वाला वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये होगा इनका समीशन। ये है इनिशियल पॉइंट, ये है हमारे पास फाइनल पॉइंट। दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। क्लियर? अब ये है हमारे पास पॉलीगन लॉ। अगर देखो ट्राइंगल लॉ होता तो दो वेक्टर्स होते, एक ये और एक ये, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता, यही आता, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स से ज्यादा वेक्टर्स है, 3 है, 4 है, तो आपको कैसे जोड़ना है, अब बात आती है, ठीक है। स्टेटमेंट ये कहता है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, सर बुक्स में पॉलीगन लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व, अब इसको हाउ टू सॉल्व का प्रॉब्लम है। तो मैं कहता हूं कि कभी भी अगर आपको ऐसा इश्यू आए कि सर इसको आपको एक ही बारी में बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं बेटा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि पॉलीगन लॉ के लिए ये फॉर्मूला होता है, नहीं। आपको क्या करना है, इन सारे वेक्टर्स को
पैरेलली शिफ्ट करके को इनिशियल बना लीजिए। जैसे ये यहां ले आया, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं, ठीक है। फिर दूसरा ये वाला वेक्टर था बेटा, इसको पैरेलली यहां ले आया, ठीक है। फिर ये वाला वेक्टर था बेटा, इसको पैरेलली मैं यहां ले आया, ठीक है। अगर आप नोटिस कर गए कि भाई जैसे ही हम लोग इन सारे वेक्टर्स को कोइनिशियली ले आए, हाउ टू सॉल्व में पहला स्टेप है मेक ऑल वेक्टर्स कोइनिशियल, मेक ऑल वेक्टर्स कोइनिशियल। सारे के सारे वेक्टर्स को आप को इनिशियल, ठीक है, को इनिशियल बनाइए, ठीक है। फिर आप रिजॉल्व करेंगे सारे वेक्टर्स को, रिजॉल्व ऑल वेक्टर्स। जैसे हम लोगों ने लास्ट सवाल करा है बेटा, आपने इस सवाल में 3 वेक्टर्स को एक साथ जोड़ा है, ये सवाल वैसे ही बन जाता है, पैरेलली सभी वेक्टर्स को कोइनिशियल बनाइए, फिर रिजॉल्व कर दीजिए ऑल वेक्टर्स को। जो आपका नेट वेक्टर होएगा, ध्यान सुनना, इसमें एक x कंपोनेंट आएगा सभी का सम, और एक y कंपोनेंट आएगा सभी का सम। क्लियर? यही थे आपके a वेक्टर, यही थे आपके b वेक्टर, और यही थे आपके c वेक्टर। सबको i कैप, j कैप, k कैप में लिखिए, और फिर आप आराम से जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? दिस इज द मेथड। तो सारे बच्चे एक बार इसको लिखिए, फिर एक बार सवाल कराता हूं। ऑल्दो पॉलीगन लॉ पर आपको डायरेक्टली सवाल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग सवाल करेंगे सो दैट कि आपका थॉट प्रोसेस बन जाए। जल्दी से लिख लीजिए बेटा सारे बच्चे, लिख लो लिख लो। ये वाला सवाल जैसे आपने किया है बेटा, एक ही बारी में 3 वेक्टर्स कैसे जोड़े, सभी को आई कैप जे कैप। अब रेजोल्यूशन नहीं आता हो तो बड़ी दिक्कत है, सभी को आई कैप जे कैप में लिखिए, आई कैप वालों को अलग से जोड़ दो, जे कैप वालों को अलग से जोड़ दो, आपका रिजल्टेंट आ गया। तो वही चीज हम लोगों को यहां पर भी करनी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, वो हम लोगों ने ये एक ऐसा सवाल किया था कि भाई एक व्यक्ति 500 मीटर चलता है और 60 डिग्री का टर्न लेता है काइनेमेटिक्स में, ठीक है। ये है हमारे पास 60 डिग्री, फिर ये है हमारे पास 60 डिग्री, सारे बच्चे जरा ट्राई करना, फिर ये है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास अ पर्सन मूव्स 500, पर्सन मूव्स, ध्यान सुनना, 500 मीटर एंड टेक्स 60 डिग्री टर्न, 60 डिग्री टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो 1 2 3, हाँ, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें बतानी है जब व्यक्ति कहां पर आ चुका है बेटा, यहां से ओरिजिन है, यहां पर पहुंच चुका है। अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। चलिए बेटा सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। ये सवाल हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में करा भी है, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, और उसमें हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी, बच्चों को थोड़ा सा ज्योमेट्री और ये सब सारी चीजें यूज करनी पड़ रही थी। अब हम लोग, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, जिसको यहां पर जेन्युइनली कोई चीज है तभी आप पूछे, ठीक है। ये व्यक्ति 500 मीटर चल रहा है, 60 डिग्री का टर्न हो गया, फिर 500 मीटर चलेगा बेटा ऐसे, फिर 60 डिग्री का टर्न हो गया, फिर 500 मीटर चलेगा बेटा, फिर 60 डिग्री का टर्न लेगा, फिर 500 मीटर चलेगा। अगर मेरे से कोई बोले कि इसमें डिस्टेंस कितना है, यार डिस्टेंस निकालना तो आसान होता है, डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो 500, 1 2 3 4, तो 500 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 मीटर तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है सारे बच्चे। सर वाई डोंट वी टेक के कैप, के कैप बेटा जेड एक्सिस में है, ये सारा सवाल आपका एक्स वाई एक्सिस में, इसलिए आई कैप जे कैप में चल रहा है। क्लियर? अब जरा फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो बच्चे 2000 बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, हमें यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला वेक्टर, ध्यान से देखो, यही वाला वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
और क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या आपको यहां पे दिखाई दे रहा है पॉलीगन लॉ जैसा? कुछ बच्चे सही पकड़ पा रहे, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, रिवाइज किया नहीं है। ठीक है, चलिए जरा सारे बच्चे यहां पर ध्यान से देखें कि अगर मेरे को यहां पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके लिए क्या रहता है? इनिशियल से फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, ये होता है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। और अगर मैं देखूं तो ये पॉलीगन लॉ टाइप दिख भी रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इन सारे के चलने के बाद मुझे रिजल्टेंट बताना है। वेरी गुड। जरा देखना, अगर मैं इन्हीं वेक्टर्स को मैं ऐसे कर लेता हूं, ध्यान से देखना, ये है आपका फर्स्ट वेक्टर, ये है आपका सेकंड वेक्टर, ये है आपका थर्ड वेक्टर, और ये है आपका फोर्थ वेक्टर। ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, पॉलीगन लॉ लगाने के लिए पहला वेक्टर मैं यहां ले आया, कोई गलत बात नहीं है। सेकंड वेक्टर और पहले वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, जरा यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना। फिर मैं इस वाले वेक्टर को लेके गया, अभी भी इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये रहा, क्लियर। अब मैंने इस वाले वेक्टर की बात करी, तो इस वाले वेक्टर को भी मैं पैरेलली लेके गया, कोइनिशियल बना लिया। ठीक है, ध्यान से देखना कि सर इन दोनों के बीच में भी 60 डिग्री होना चाहिए, तो मैंने कहा यस, तो ये अगर हमारे पास यहां पे 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्लियर। जरा इसकी बात करते हैं बेटा, ये वाला वेक्टर उठा करके मैं यहां ले आया कोइनिशियल। सर आप इनको कोइनिशियल क्यों बना रहे हो? कोइनिशियल इसलिए बना रहा हूं बेटा, अगर आप देखें, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए था तो मैं यहां पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा सकता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट यही कहता है अगर मुझे इन सबका वेक्टर समेशन चाहिए, इसका 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 और इसका, तो मैं एक पॉलीगन के साइड पे रखूं। जैसे आप इसको पॉलीगन के साइड पर रखेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे आप इसको पॉलीगन के साइड पे रखेंगे, इन सभी का रिजल्टेंट इज शोन बाय अ सिंगल वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मैंने कहा ठीक है, ये आपका कितना है बेटा, जरा ध्यान से देखना, दिस इज 500, दिस इज 500, दिस इज 500, दिस इज 500। आपको तो ये देख के ही पता लग रहा होगा, ये 500 और ये 500 तो भाई गए। जब भी दो वेक्टर्स, ध्यान सुनना, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, रिजल्टेंट 0। इसको तो हटा दिया। क्या आपको ये बात दिख रही है बेटा, ये वाला एंगल, टोटल एंगल कितना आ रहा है? टोटल एंगल आ रहा है 60 डिग्री। याद करें, जब दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते थे, 60 डिग्री पर होते थे, रिजल्टेंट हमारे पास बिल्कुल बीच में जाएगा। ठीक है, एंड दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू 500√3 p√3। तो आपका आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी 500√3 j कैप। किस किस को ये बात समझ आ गई, दिल बना दो। देखो, आप सर आई कैप जे कैप में क्यों नहीं गए? अरे आपको वो करना है वो कर लो। ध्यान से सुनो, इस वेक्टर को मैं इनको नाम दे देता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। मैं नाम दे देता हूं, ए वेक्टर आपका आएगा 500 आई कैप। बी वेक्टर को जरा देखना, जिसको है कि सर आई कैप जे कैप में जाइए, तो ये हमारे पास 60 डिग्री था यहां से, तो 500 cos 60 आई कैप। ठीक है, 500 cos 60 आई कैप और 500 sin 60 जे कैप, ये मिलेगा। ठीक है, सी वेक्टर की अगर आप बात करें तो यहां पर अगर देखा जाए तो 30 और 30 डिग्री है, तो यहां पर भी ये 60 डिग्री हुआ। किसी भी साइड से आप रिजॉल्व कर लीजिए, तो -500 cos 60 आई कैप और 500 sin 60 जे कैप। और डी वेक्टर की बात करोगे बेटा, -500 आई कैप। जोड़कर देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। यस और नो? यस और नो? आप जोड़ के देख लीजिए, इन सारे वेक्टर्स को आपको यही मिलेगा। तो आप इस तरीके से जाना चाहें, इस तरीके से जा सकते हैं। कि कुछ बच्चों को, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों को डाउट रहता है सर रिजॉल्व करते समय कौन सा एंगल लेना है। ठीक है, इनको ये डाउट रहता है रिजॉल्व करते समय
करते समय कौन सा एंगल ले, कौन सा एंगल ले। अब ये डाउट अगर किसी को आ रहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये आपकी कामचोरी की वजह से आ रहा है। अगर आपको ये डाउट आया भी, ठीक है, अगर आपको ये डाउट आया भी, तो आपको एक बार खुद से ही चेक करना चाहिए था कि क्या यार मैं दूसरा एंगल ले लूं तो कहीं गड़बड़ है। जैसे मान लो कि ये 20 है, ये 30 डिग्री है। सर आपने बोला कि हमारे पास यहां पे ट्राइंगल बना लो, मैंने कहा ठीक है सर, मैंने यहां पे ट्राइंगल भी आपके बोलने पर बना लिया। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बना, ठीक है, तो ये बेस आएगा, दिस इज 20 cos 30 और तो ये आएगा बेटा 20 sin 30। इसी वेक्टर को अगर आप लिख रहे होते तो आप कहते 20 cos 30 आई कैप और 20 sin 60 वो sin 30 जे कैप। अगर आपने कलम चलाई होती बेटा तो आपको मिल जाता cos 30 √3/2 है, 10 √3 आई कैप और 10 जे कैप, 10 जे कैप, यही आया होता है ना, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो बेटा आप ध्यान से देख लीजिए कि यही हमारे पास सवाल था, ठीक है, यही हमारे पास सवाल था। ये वाला एंगल, ये जो वेक्टर है, ये यहां से 30 डिग्री बना रहा है, दैट मींस वो यहां से 60 डिग्री बना रहा है। अगर आपको अभी भी रिजॉल्व करना है और इस बार ट्राइंगल आप यहां से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही रिजल्ट आएगा। कैसे सर? इस बार अगर आपका एंगल यहां से है तो बेटा बेस इधर होगा, तो 20 cos 60 आप इधर रखेंगे, ये होगा, और 20 sin 60 आप इधर रखेंगे। तो बेटा ए वेक्टर को जरा देखना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है 20 sin 60 जे कैप और प्लस ये आ जाएगा 20 cos 60 जे कैप। तो ये यहां पर आएगा बेटा आपका आई कैप, ठीक है, यहां पर आएगा आपका आई कैप और यहां पर जी कैप। तो ये कितना आएगा बेटा 20 sin 60, तो ये 10 √3 आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 10 जी कैप। ये आपके वेक्टर्स बेटा दोनों ही सेम है। अगर आप देखें ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों ही सेम है, यस और नो, क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात नहीं है यहां पर। अगर आप नोटिस करें कि अगर आप इस एक्स एक्सिस, सर हमें तो ये दे रखा है, क्या मैं 60 डिग्री के हिसाब से कर लूं? बिल्कुल करूं, लेकिन ध्यान रखना फिर आप अगर आप एंगल यहां ले रहे हो तो आपके लिए बेस कहां होगा, बेस और परपेंडिकुलर का अगर आपने ध्यान दिया तो आपका हमेशा जवाब वही आता है, क्लियर? तो ये था हमारे पास पॉलीगन लॉ। अब हम लोगों को क्या करना है, अपने सवाल लगाने हैं। चलिए भाई, ठीक है, अब क्वेश्चन देखो भाई, कंसेप्ट सारे मैं बता चुका हूं, ठीक है, कंसेप्ट में सारे बता। अच्छा एक कंसेप्ट और पहले इस सवाल को कर लेते हैं क्योंकि पोल इनिशिएट कर दिया है, वो भी कंसेप्ट, एक इसमें एक लाइन लिखनी है बस हमें, इसमें एक और लाइन लिखनी है, वो भी मैं लिखवा देता हूं। सारे बच्चे इसको सवाल को स्टार्ट करेंगे। अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दिस एंड पैरेलल टू दिस, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर एक्स एंड 3 रिस्पेक्टिवली, एक्स की वैल्यू क्या है? चलिए भाई, अब जरा देखना क्वेश्चन को अगर आप रीड कर गए, एक वेक्टर है देखो एक वेक्टर है न्यू वेक्टर जिसका खुद का भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। इन्होंने क्या बोला, हैज मैग्नीट्यूड सेम एज ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वही है, एंड इज पैरेलल टू मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, क्लियर? तो इस वेक्टर का कुछ एक्स और वाई कंपोनेंट है, तो और वो क्या है एक्स एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब बताना है यार, देखो किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उन्होंने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को रीड कर गए आपका सवाल हो जाएगा। तो अगर आप रीड करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ये तो 5 आ गया। और बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बेटा वेक्टर लिखो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दो, तो वेक्टर आपका कितना है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बेटा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। अगर आपने तमीज से करा सवाल, तमीज से रीड करे तो आपके सवाल होंगे। वेक्टर्स आसान है। एक नया वेक्टर, अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए एंड पैरेलल टू बी, तो मैग्नीट्यूड है उसका 5 और उसकी डायरेक्शन है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय 5।
तो ये कितना आएगा बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब देखो जरा, ये वेक्टर आ गया, इन्होंने कहा है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होते हैं, ये है आपका एक्स कंपोनेंट और ये जो जे कैप के साथ है ये है आपका वाई कंपोनेंट बेटा। इन्होंने क्या बोला है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, आर एक्स एंड 3, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 4। तो किस किस का आंसर बेटा 4 आ रहा है, वेरी गुड, किस किस का आंसर हमारे पास 4 आ रहा है वही आंसर रहेगा, वेरी गुड वेरी गुड, 4 दैट विल बी योर आंसर। अगला सवाल बेटा, अच्छा पहले उससे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास क्लोज्ड पॉलीगन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर, अगर मान लो मेरे पास इन सभी वेक्टर्स का क्लोज पॉलीगन बन गया, क्लोज्ड पॉलीगन है, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स को अगर आप जोड़ोगे तो रिजल्टेंट आएगा ही नहीं। क्लोज्ड पॉलीगन अगर बन रहा है तो रिजल्टेंट इज 0। सर ऐसा क्यों बोला, भाई स्टेटमेंट क्या थी, अगर आप पॉलीगन के अलॉन्ग रख रहे हो तो इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर बनाना है। हाँ सर, तो अगर आप इनिशियल से फाइनल सभी वेक्टर, अगर आप यही आपका इनिशियल है यही आपका फाइनल है, तो अगर आप देखें तो रिजल्टेंट तो 0 आ जाएगा। और याद करिए एक क्लोज ट्रिप में, हाँ ठीक है, यस मैम, एक क्लोज ट्रिप में आपका रिजल्टेंट 0 ही होता है। तो अगर हमारे पास क्लोज्ड पॉलीगन है, ठीक है, अगर हमारे पास क्लोज्ड पॉलीगन है तो रिजल्टेंट 0 रहेगा। आप सभी लोगों को यह बात भी पता है बेटा, ठीक है, आप सभी लोगों को यह बात भी पता है कि एक क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना, वैसे ही है। अगर मैं आपको सिमुलेशन से भी एक चीज दिखाना चाहूं, ठीक है, हमारे पास जरा यहां पर देखना, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, सिमुलेशन से भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट है बेटा, वैसे तो यू डोंट डिजर्व इट बट चलो मैं फिर भी बता देता हूं। एक स्टूडेंट आए हुए हैं, ठीक है, इसी साल वो अर्जुना और लक्ष्य के स्टूडेंट थे, उन्हीं का ही वो था, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोगों का पैथेटिक सोच। तो उनको आईआईटी दिल्ली मिला है, ठीक है, शी इज अ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम लक्ष्य बैच, ठीक है। तो अलग सर ने उनको पर्सनली भेजा है कि सर आप प्लीज बच्चों से जरूर मिलवाइए, इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बच्चों को अच्छा लगेगा, लेकिन आई डोंट थिंक यू डिजर्व इट, ठीक है, बट ठीक है चलिए। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, आज आप सभी लोगों ने बिल्कुल मूड खराब कर दिया, लेकिन वही है, मेरे को सिलेबस कराना है, इसलिए मैं उसको लेवरेज नहीं ले सकता कि ठीक है आप लोगों ने मूड खराब कराया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए कोई नहीं, मिलवा देंगे आपसे, बात भी करा देंगे, क्योंकि आप लोगों को उसी चीज से ही मतलब है, ठीक है। अगर मान लो बेटा मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये भी एक वेक्टर है, एक ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, मैंने इन सारे वेक्टर्स को क्या रखा है, हेड और टेल में रखा है, ठीक है, एक वेक्टर एक वेक्टर एक वेक्टर। अगर मैं इन सभी का रिजल्टेंट की बात करूं तो सर ये कैसे रिजल्टेंट आया, जरा यहां पर देखो, ये आया। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी मल्टीपल नंबर ऑफ वेक्टर्स है, अगर यहां पर अभी मैं 3 ही बना सकता हूं, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये मल्टीपल वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं, तो अगर आपको इन सबको एक ही साथ जोड़ना है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप देम अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इन एन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हेड और टेल मैच करो, तो रिजल्टेंट आपको इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको ये मिलेगा। अगर मान लो सर ये वेक्टर यहां ना होके यहां होता तो तब भी कुछ नहीं है,
ये अभी भी आपको इनिशियल और फाइनल मिलेगा। सर अगर ये वाला वेक्टर, ध्यान से सुनो सर, ये वाला पॉलीगन अगर हमारे पास क्लोज हो जाए तो जैसे आपका पॉलीगन यहां पर क्लोज होगा तो रिजल्टेंट नल वेक्टर आ जाएगा, और अगर ये नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आपको हमेशा मिलेगा ही। ठीक है, अब बात आई कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है बेटा, आप इस वेक्टर को कोइनिशियल बनाइए। ठीक है, इन सभी वेक्टर्स को आप कोइनिशियल बनाइए। ठीक है, ये वहां चला जाएगा, ठीक है कोई नहीं, हमारे पास इन सभी वेक्टर्स को आप कोइनिशियल बना लीजिए। ठीक है, और फिर यही उनका रिजल्टेंट होगा। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इनको ऐसे कर दूं, ठीक है, इन सभी वेक्टर्स को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो कुछ एक्स और वाई में आएगा। तो इन सभी के रिजल्टेंट को अगर आप जोड़ेंगे तो एक्स में देखो, इस वेक्टर का भी एक्स, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, जोड़ने के बाद ये टोटल एक्स आएगा, इसका भी वाई, इसका भी वाई, सभी के जोड़ने के बाद टोटल वाई। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। दिस इज हाउ यू सॉल्व अ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जरा अब ध्यान से सुनना। चलिए बेटा अगला सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्लोज्ड अगर बन जाए तो रिजल्टेंट आपका 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा। आई थिंक ये हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप में ही है। ठीक है, चलिए, 3 वेक्टर्स ओपी, ओक्यू एंड ओआर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए। देखो बेटा अब हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक है ओपी, एक है ओक्यू, एक है ओआर। रीड करना सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए। तो आप इसको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आपको घबराना नहीं है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, कई बच्चे इसको रीड नहीं करना चाहते, ये आपको समझना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है। ठीक है, आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज ए रूट एक्स। इनका सभी का रिजल्टेंट जो है वो ए रूट एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या है, जरा देखो वेक्टर्स कैसे दे रखे हैं। एक वेक्टर आपका, तो एक ही साथ 3 वेक्टर्स को जोड़ना है। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है, एक ये वाला वेक्टर आपका ए है। ठीक है, और हमारे पास एक ये वाला वेक्टर आपके पास ए है। इन सभी वेक्टर्स को आपको जोड़ना है। तो सर कैसे करूं, मेथड 2 है। ठीक है, मेथड 2 है। अगर मान लो ओपी वेक्टर की बात करूं, ठीक है, तो ओपी वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला वेक्टर है, तो आप इसको लिख सकते थे ए आई कैप। क्लियर। फिर हमारे पास ओक्यू वेक्टर, ध्यान से देखना सर, ये तो जे एक्सिस, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो लिख लो भैया ए जे कैप। गलती ना हो तो 0 आई कैप प्लस ए जे कैप, गलती ना हो इसमें 0 जे कैप है। जरा ओक्यू वेक्टर, ये हमारे पास ओ आर वेक्टर अगर आप बात करें तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। सर मैंने कहा ये 45 डिग्री है, तुमने कहा हाँ, तो अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये आएगा बेटा ए कॉस 45 और ये आएगा ए साइन 45। तो इसको अगर आप देखें तो ये आएगा ए कॉस 45 आई कैप और ये आएगा बेटा ए साइन 45 जे कैप। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये कितना आएगा बेटा 0 आई कैप प्लस ए जे कैप, और ये आएगा बेटा ए बाय रूट 2 आई कैप और ए बाय रूट 2 जे कैप। अगर मेरे को इन तीनों का समेशन करना था तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता भाई। अब देखो इसीलिए कहता हूं बेसिक तरीके से भी आना चाहिए और इसको आसान करने का भी तरीका आना चाहिए। अगर आप देखें तो ये आएगा ए प्लस ए बाय रूट 2 आई कैप में, और जे कैप में देखें तो ए प्लस ए बाय रूट 2 जे कैप में। ये पूरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर इज ए रूट एक्स। अब x निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड बोला गया, इसमें कोई डायरेक्शन दी है क्या, नहीं। तो अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे अंडर रूट में a प्लस ए बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, यही आएगा बेटा। तो अगर आप देखें तो ये रूट 2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए बाय रूट 2 हमारे पास आएगा।
क्लियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2a प्लस हमारे पास a के फॉर्म में जाएगा। तो ये हमारे लिए कितनी वैल्यू आ रही है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो ये हमारे पास x में a/√2 ही आएगा ना। तो a प्लस a/√2 और a प्लस a/√2, ये दोनों का हमारे पास स्क्वायर है, तो हाँ यही आएगा हमारे पास। √2 प्लस 1 इंटू a के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास। और इसको इन्होंने कहा है यही पूरा का पूरा वैल्यू √x है। ये बहुत लेंदी हो जाएगा। यही पूरा का पूरा वैल्यू इन्होंने कहा है दैट इज √x। तो अगर हम लोग देखें तो √x की वैल्यू इज √2 प्लस 1। तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको, और स्क्वायरिंग करेंगे तब जाके आपको x मिलेगा। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। जरा देखा जाए दूसरा तरीका, ठीक है, जरा देखा जाए दूसरा तरीका कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर a यहां है, एक वेक्टर a यहां है, एक वेक्टर a यहां है। मेथड 2, एक बार इसको भी देखते हैं कहीं कैलकुलेशन गलती ना हो, ठीक है, या तो फिर ये इतना ही लेंदी जाएगा। जरा ध्यान सुनना, ये वाला एंगल कितना था 45। क्या आपको ये बात पता है कि जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में और 90 डिग्री पर होते हैं, रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है, तो क्या मैं इन दोनों का, इसको अगर छोड़ दूं अभी के लिए, इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करूं तो वो यहीं पर आएगा कितना, a√2 और 45 डिग्री पर, यही आएगा, है ना। सारे बच्चे जरा इसको देखना, इन दो वेक्टर्स को अगर मैं जोड़ूं 90 डिग्री पर है, तो जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और 90 डिग्री पर होते हैं तो ये हमारे पास a√2 बीच में आएगा बिल्कुल। अब मेरा ये सवाल बन गया कि एक वेक्टर है a√2 और एक वेक्टर है आपका a 90 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट तो अगर आप देखें तो ये होगा a√2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, अंडर रूट में 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो √3 ऑफ a हमारे पास आएगा। तो यहां से x की वैल्यू 3 हमारे पास आ रही होगी, ठीक है। यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ये कंपैरेटिवली आसान है। सर ये कैसे किया आपने, ये अगर आप देखें जब भी दो वेक्टर्स, ये मान लेते हैं दो वेक्टर्स हमारे पास 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट अंडर रूट में a² प्लस b² होता है, याद करिए, हाँ या ना, यस। हमारे पास कितने पर रहता है 90 डिग्री पर जब रहेगा तो हमारे पास अंडर रूट में a² प्लस b²। ये दो वेक्टर्स जब इक्वल है बेटा 90 डिग्री पर तो रिजल्टेंट a√2, और इन दोनों को हटा के अब ये रिजल्टेंट और ये, इन दोनों का अगर मैं जोड़ूं तो एक a√2 है और एक a है। इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट की बात करें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो अंडर रूट में a² प्लस b² से आता है। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो आप ये लगाते हैं, तो ये हमारे पास आया। सारे बच्चे अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 हमारे पास आंसर आएगा, यस। कहीं पर कोई दिक्कत है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेंदी जा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये a_i है, एक a_j है, एक a/√2i। ओके, यहां पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहां पर ये वाला माइनस होगा, है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो y एक्सिस में ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये कॉमन नहीं आएगा, यहां पर हमारे पास यही रहेगा, ठीक है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो अगर आप यहां पर रखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये आ जाएगी a² प्लस a²/2 प्लस हमारे पास √2a, ये आएगा बेटा a² प्लस a²/2 माइनस √2a, ठीक है। क्या क्या चीजें हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक ये कैंसिल आउट, एक ये कैंसिल आउट, और इसी को इन्होंने बोला था ये a√x है। चलिए,
तो आप यहां से a रूट ऑफ x की अगर आप बात करेंगे तो a बेटा यहां से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहां पर आपका बनेगा 1 2 और 3, ये आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। वहां पर इस चीज की गलती थी, ये आ गया। क्लियर? यस। सारे बच्चे क्या आपको दोनों मेथड समझ आ गए? एक बार हाँ या ना में बता दीजिए। सारे बच्चे जरा एक बार आप बता दीजिए हाँ या ना में। देखो इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ के रिजल्टेंट कितना आ रहा है? ए रूट एक्स आ रहा है। उन्होंने बोला एक्स की वैल्यू बताओ। अब याद करिए क्लास में क्या बताया, कभी भी दो से ज्यादा वेक्टर एक साथ जोड़ने हैं तो पॉलीगन लॉ लगाना है। पहले ही को इनिशियल करके दे रखे इन्होंने, तो हमें कोई लोड ही नहीं है। तो मैंने इनको रिजॉल्व करा, जो स्टैंडर्ड मेथड है, रिजॉल्व करा। ये तो पहली एक्स में है, ये वाई में है, इसको रिजॉल्व करा। एक बार रिजल्टेंट वेक्टर आया, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहां लिख दिया बेटा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली। एक तो ये मेथड है। दूसरा है हमारे पास ट्रिक्स, जो आपके लिए थी, मैंने आपको बताया था, कभी कभार समय बचा देती है। कैसे? मैंने देखा यार इन दोनों के बीच का 45 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा तो कैलकुलेशन करनी टफ है। ये एक 90 है और एक 22.5, कोई बनेगा नहीं। मैंने कहा इसको छोड़ दो, ए और ए 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में ए रूट 2। फिर मैंने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट ए रूट 2 आ गया। अब ये और ये 90 डिग्री पर, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर। क्लियर? अब ये आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तभी आपका ये मेथड थोड़ा आसान पड़ेगा। कि जब भी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं 90 डिग्री पर, रिजल्टेंट बीच में ए रूट 2 होता है। ये बताया था क्लास में। और जब दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये भी क्लास में बताया था। तो एक ए रूट 2 और ए, इसका रूट 2 टाइम्स नहीं करेंगे, एक ये अलग है ये अलग है, तो वही चीज हम लोगों ने सॉल्व करी है। क्लियर? अगला सवाल बेटा, सारे बच्चे जरा देखें, ये हमारे पास, हाँ चलिए बेटा सारे बच्चे जरा इसको स्टार्ट करेंगे। वेन वेक्टर ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है? ए वेक्टर अगर आप देखें तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, ठीक है, इट गिव्स अ इक्वल वेक्टर ऑफ 2j, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर आप बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाते हैं तो ये आपको 2j मिल जाता है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखिए, यही तो बोला गया। आप अंग्रेजी अगर आप ध्यान से पकड़ ले तो हो जाएगा। इन्होंने यही बोला है, व्हेन वेक्टर ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, बी में से अगर आप घटाते तो 2j बनता है। मैंने कहा ठीक है, तो बी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस 2j। ए वेक्टर क्या है? 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप और प्लस 2j, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा? 2i कैप 5j कैप और प्लस 2k कैप। तो बी वेक्टर आ गया। इन्होंने हमसे पूछा क्या था कि क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन। इन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड बता दो। यार किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कितनी बार करा है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको करना है। तो ये कितना आएगा बेटा? हमारे पास 4 4 8, ठीक है, प्लस 25, तो आई थिंक रूट 33 हमारे पास ऑप्शन रहेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हम लोगों ने? हमारे पास b माइनस ए तो उधर जाएगा, तो a तो ऐड ही होगा, ठीक है। तो ये 4 और ये 8 और 25 33, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या? आई थिंक ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होगा, शायद ऑपरेटर ने गलत कर दिया हो, ठीक है। आई थिंक रूट 33 कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो आप आंसर रूट 33 कर देना, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। ऑप्शंस हमारे पास रॉन्ग है, तो फिर आई थिंक अगर ऐसी सवाल है तो बोनस मिला होगा, अदरवाइज रूट 33 होगा, ठीक है हमारे पास। क्लियर? 3 नहीं होगा बेटा हमारे पास, क्योंकि 3 का देखा जाए 9 अगर रूट के अंदर होता तब 3 आता, ठीक है। मोस्ट करेक्ट हमारे पास यही ऑप्शन होगा, लेकिन चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ए ऑप्शन मार्क कर देता हूं, ठीक है, अभी के लिए हम लोग ए ऑप्शन मार्क कर देते हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे समझ गए। 3 कैसे आ जाएगा बेटा? रूट के अंदर अगर 9 होता तब 3 आता ना, ठीक है, उसके आसपास भी नहीं है ये तो हमारे पास, तो आई थिंक इसको आप मार्क कर सकते हैं करेक्शन यहां पे करके, ठीक है।
क्लियर? अगला सवाल, जरा सारे बच्चे इसको अगले सवाल को जरा देखें, ठीक है हमारे पास। चलिए भाई, चलिए बेटा, अ वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। एक एक्स वाई प्लेन में आपका वेक्टर है, देखिए आपके सवाल कैसे आ रहे हैं उसको समझिए, और ये 30 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, कुछ ऐसा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2√3। इसका मतलब अब देखो वही है, जो इसको रीड कर गया वही समझ जाएगा। वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2√3। इसका मतलब अगर आप इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो तो ये वाला लेंथ, दिस इज योर वाई कंपोनेंट, ये कितना है 2√3 है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, ये वाला कितना होगा, यही पूछे। अगर आपने बेसिक चीजों को पकड़ लिया तो आप अपने सवाल को कर सकते हैं। तो यार tan 30 लगा लो ट्राइंगल में, ज्योमेट्री चाहिए। अब कोई बच्चा है सर मेरे को वेक्टर नहीं समझ, अरे इसमें तो ज्योमेट्री चाहिए। तो tan 30 इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपके लिए परपेंडिकुलर x है और बेस आपका 2√3 है। तो tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2√3। तो ये और ये गया, x की वैल्यू आपको 2 मिल रही होगी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। हाँ या ना? यस। तो डी ऑप्शन बेटा आपका यहां पर आंसर होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन को बेटा रीड करिए, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास 2023 का जेईई मेंस का आपके सामने ये रहा। चलिए बेटा जरा देखा जाए। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड a एंड a/2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायग्राम बनाए, एक a है और एक a/2 है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, ये देखो, अब ये देखो दो वेक्टर्स हैं, दोनों बराबर नहीं है, तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा, इसीलिए कहते हैं बेटा क्लास में ध्यान से छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा वो तो अंडर रूट में a² + b² होगा। पूरा फॉर्मूले का अगर आप हिसाब से लिखें तो आपका रिजल्टेंट आएगा बेटा अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 तो हमारे पास 0 होगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी बेटा अंडर रूट में a² + b²। तो ये कितना आएगा बेटा अंडर रूट में a का स्क्वायर और b इज a²/4। तो ये कितना आ जाएगा √5 a/2। यही आपका आंसर आएगा √5 a/2। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन रहेगा। गलती होने के चांसेस यहां पर बहुत सारे हैं, ठीक है, एक ही जैसे दिख रहे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल सारे बच्चे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। डायग्राम को सोचना है। अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स ए और बी, सारे बच्चे बताना इसमें मेरे को ट्राइंगल लॉ लगाना चाहिए अभी या पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहिए? स्लो क्यों भाई? नहीं नहीं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, ये स्पीड बहुत सही है। सारे बच्चे बताना इसमें ट्राइंगल लॉ लगेगा या पैरेललोग्राम लॉ? चलिए चलिए, ये सारी क्लास में बात बताई हुई है। जरा ये बताना इसमें ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ? वेरी गुड, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। क्यों? जब आप को इनिशियली रख रहे हैं तो पैरेललोग्राम लॉ लगता है। और क्या कहता था? ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का जो समेशन होगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स शोन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। अब जरा स्टेटमेंट रीड करिए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, यही इन दोनों का रिजल्टेंट है, मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए, ये अल्फा बना रहा है इसके साथ और बीटा बना रहा है इसके साथ, तो कौन सा रिलेशन सही रहेगा? सोचिए। अल्फा बीटा से बड़ा रहेगा हमेशा ही, वो कह रहे हैं कि ये वाला एंगल हमेशा ही बड़ा रहता है। अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, या अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज इक्वल टू बी। सोचिए। अब ये आपसे क्या टेस्ट करवा रहा है? ये लॉजिक टेस्ट करा रहा है
कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है। याद करें, इफ ए इज इक्वल टू बी हो गया, ये दोनों वेक्टर्स अगर हमारे पास बराबर हो गए तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पर होगा, एंगल बाइसेक्टर पर होगा। ये तो कॉमन सी बात है, आप मैथमेटिकली प्रूव करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अगर ए हमारे पास बड़ा है बी से, अगर ये वाला वेक्टर हमारे पास बड़ा हुआ, लॉजिकली देखना, ये वाला वेक्टर मैं बहुत बड़ा ले रहा हूं और बी ये वाला वेक्टर छोटा ले रहा हूं, तो इनका रिजल्टेंट आप कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे पैरेललोग्राम, और ये रहा रिजल्टेंट, ठीक है, ये रहा हमारे पास रिजल्टेंट। अभी भी और एंगल लाना पड़ेगा नीचे, कुछ ऐसे। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, जितना जो वेक्टर बड़ा होगा उसके साथ वाला एंगल छोटा होगा, हाँ या ना। तो अगर आप देखें कि अगर हमारे पास ए अगर बड़ा है बी से तो अल्फा विल बी लेस देन बीटा, और अगर ए छोटा है, ठीक है, ए छोटा है बी से, मतलब ये वाला वेक्टर छोटा है, तो हमारे पास रिजल्टेंट इज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लार्जर वेक्टर, ठीक है, तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, ये ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप देखें तो ये कह रहा है ऑलवेज, गलत। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर होने चाहिए थे। इन्होंने कहा है कि अगर ए बड़ा है तो अल्फा ऑब्वियसली छोटा होगा, थर्ड ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अच्छा, पोल नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे कंसेप्ट के फॉर्म में लिख लें, रिजल्टेंट इज ऑलवेज इंक्लाइंड more towards larger वेक्टर। जो भी वेक्टर बड़ा होगा बेटा उसकी तरफ ही रिजल्टेंट इंक्लाइंड होता है, क्लियर, हाँ या ना, सी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अगला सवाल जरा देखा जाए कौन कौन सोच पा रहा है, इसको रीड करिए। If a vector plus b vector equal to c vector and a plus b equal to c, then angle between a and b is. अब this is a classic example of vector language. ये वही समझ पाएगा जिसने क्लास को ध्यान से सुना है, ठीक है, सारे बच्चे जरा देखना। If a vector plus b vector equal to c vector और a plus b equal to c है, तो a और b के बीच का एंगल बता दो। अब इसमें आप फॉर्मूले नहीं, इसको आप रीड करते हो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एंड बी को ऐड करने पर, ए एंड बी को ऐड करने पर सी आएगा, यही बोला। अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं तो ए और बी को ऐड करने पर सी आएगा। मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो इसका रिजल्टेंट 7 नहीं आएगा, वो तो एंगल पर डिपेंड करेगा। और इन्होंने अब हमें क्या बोला है, जरा ध्यान सुनना, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड्स के बारे में क्या बोला है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आप जोड़ोगे तो सी आएगा। ये कब होता था, ध्यान सुनना, अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो हमारे पास, ध्यान सुनना, c की वैल्यू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो a वेक्टर और b वेक्टर ऐसे हो जाएंगे और इनका रिजल्टेंट c ऐसे आएगा, तभी ऐसा केस होता है। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो c की वैल्यू a माइनस बी या b माइनस a कुछ होता है। इसको जो रीड कर गया वही सवाल पकड़ ले जाएगा। अगर दो वेक्टर्स को जोड़ने के बाद सी वेक्टर आ रहा है, याद करो क्लास में कितनी बार बोला था 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का समीशन कितना होगा। आप सभी लोगों ने बोला सर हमें नहीं पता। जब तक आप एंगल मेंशन नहीं करोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, राइट। 90 डिग्री होगा तो अलग आएगा, 60 डिग्री होगा तो अलग आएगा, 120 डिग्री होगा तो अलग आएगा, 0 होगा तो अलग आएगा, 180 होगा तो अलग आएगा, राइट।
याद करिए ये भी बताया था, दो वेक्टर की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एडिशन की, वो मॉड ए प्लस मॉड बी हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती है, मॉड ए माइनस मॉड बी हो सकती है। तो ये कब होएगा बेटा, ये दोनों के मैग्नीट्यूड जोड़ने के बाद रिजल्टेंट का आ रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री के केस में ही हमारे पास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, 0 डिग्री के केस में ही हमारे पास होगा बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। दिस इज प्योर स्टेटमेंट ऑफ वेक्टर्स। अगला जरा देखा जाए, अगला जरा इसमें सवाल रीड कर जाएगा जो वो आंसर निकाल ले जाएगा। अब जो कहे कि सर मुझे समझ नहीं आया, वो एक्चुअली में आपने रीड नहीं करा। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जोड़ने के बाद आर आ रहा है, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो रिजल्ट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। इन्होंने देखो क्या दिया है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर की वैल्यू है √3। ठीक है, आई थिंक ये सी की जगह आर होगा बेटा, इसको आर कर लेना। ठीक है, ये आर है। चलिए भाई, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जोड़ने पर आर आ रहा है, तो यार ये तो कुछ भी हो सकता है। देखो पी वेक्टर यहां है, क्यू वेक्टर अगर ये हुआ तो रिजल्टेंट आर ये आएगा, क्यू वेक्टर यहां हुआ तो रिजल्टेंट आर ये हो जाएगा, क्यू वेक्टर यहां हुआ तो रिजल्टेंट आर, मतलब एंगल अलग अलग होगा तो रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद आर आता है। इन्होंने क्या दिया है, मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू इज इक्वल टू √3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और रिजल्टेंट जो भी आ रहा है वो 3 आ रहा है। एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज, अब या तो आप फॉर्मूले से करो, क्या कहोगे, देखो यार हमें तो इनके बीच का एंगल पता ही नहीं ना, लेट एंगल, अब 11वीं क्लास के बच्चे को यही सारी चीजें हमारे पास कराई जाती हैं। लेट एंगल इज थीटा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर, यहां पर होएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होगा बेटा। वैल्यू डाल दो बस जो इन्होंने बोली है, ये 3 आ जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर 3 + 3 + 2 × 3 × कॉस थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर, आराम से चलो, जैसा बोला है कि इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, तो मैंने कहा ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, रिजल्टेंट का एंगल पूछा है, तो मैंने कहा ये, तो जरा देखना इसका स्क्वायर करोगे 9 = 6 + 6 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 3 = 6 कॉस थीटा, 1/2 = कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। और इन्होंने रेडियंस में कन्वर्ट करा है, बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने करा हुआ है π/3 रेडियंस होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, सी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब देखो पता नहीं आप सभी लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, वो अब आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे सही पकड़ रहे, यही बस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर मैंने कन्वर्ट गलत कर दिया, ये तो अब आपकी गलती है, बेसिक मैथ्स में सिखाया गया था ना, है ना। यस, दूसरी चीज, एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका सोच के बताना, मैं अगर होता तो मैं ये नहीं करता, मैं सीधे कहता दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम दे रहा है √3, और रिजल्टेंट एक्चुअली में अगर देखा जाए, रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के √3 टाइम्स में है, √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, हाँ या ना, यही तो दिखाई दे रहा है √3। अगर आप देखें तो ये √3 × √3 करके आ जाएगा, 3 है। ये कब होता था, ये तब होता था जब थीटा 60 डिग्री होता है, हाँ या ना, याद करिए, जब भी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते थे और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तब रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता था। ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास √3 और √3 हैं, रिजल्टेंट 3 आया, रिजल्टेंट 3 कब आएगा, जब आप √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो p √3 रिजल्ट कब आता था, 60 डिग्री पर आता था, 60 डिग्री। तो इतना अगर आप देखें तो वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर कह सकते थे 60 डिग्री π/3 रेडियंस, सेम मेथड, वेरी गुड। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगा, वेरी गुड। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, हाँ जरा देखा जाए, सेम अप्रोच, वेरी गुड। अगला सवाल बेटा,
रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। ये 3 हमारे पास है ऑप्शंस, ठीक है। किसको जोड़ने के बाद रिजल्टेंट 0 आ जाएगा? अब ये कैसे करो? ये ऐसे सवाल आपको जेईई मेंस में 2-3 बार आ चुके हैं। ये सवाल कैसे करोगे? इन तीन वेक्टर्स हैं, इनमें से किसको आप जोड़कर रिजल्टेंट 0 ला सकते हो? इक्वल टू 0। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा इस सवाल को, ठीक है। इनमें से कौन सा केस रिजल्टेंट 0 देगा? लॉजिक बताइए क्या करेंगे। लॉजिक 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 कैसे करोगे? क्या 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को जोड़कर 0 लाया जा सकता है? एक ने कहा नॉट पॉसिबल। एंगल बता दो। अब एंगल आपको सेट करने हैं। वो कह रहे हैं भाई देखो मैंने 3 फोर्स दे दिए, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, इनको जोड़कर आप क्या 0 ला सकते हो? जैसे अगर मैं एक ही डब्बे पर 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन कर दूं तो 0 थोड़ा ना आएगा। लेकिन उन्होंने कहा है मे बी इक्वल टू 0। क्या मैं 0 ला सकता हूं? ला सकता हूं। देखो जरा, एक 10 न्यूटन आप यहां लगा दो, एक 10 न्यूटन आप यहां लगा दो, एक 10 न्यूटन आप यहां लगा दो, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 सिमेट्रिकली 120 120। ध्यान से देखो, ऐसे केस में मैं 0 ला सकता हूं। कैसे सर? भाई याद करो, ठीक है। अगर ये 120 120 ऐसे है, याद करो जब दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल होते हैं और 120 पर होते तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में सेम ही रहेगा, है ना। याद करो जब थीटा की वैल्यू 120 होती है तो रिजल्टेंट P होता है। तो मैंने कहा 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 120 डिग्री पर है तो हमारे पास रिजल्टेंट 10 ही आएगा। अब एक 10 न्यूटन ये आया, एक 10 न्यूटन ये आया। जब भी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट 0। तो पॉसिबल तो है, पॉसिबिलिटी तो है ना इसके अंदर। अब इनकी भी चेक करनी पड़ेगी, हाँ या ना। पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास, मे भी बोला है ना। सर मैं इसी तरीके से 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन लगा दूं तब तो नहीं आ रहा। तो इन्होंने सवाल में क्या पूछा है वो समझ। इंग्लिश, रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। हम 0 बना सकते हैं। एंगल नहीं दे रखा तो अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर सोच क्या बनाया जा सकता है। वेरी गुड। तो एक्चुअली मैं अब ऐसे थोड़ा ना चेक कर पाओगे, ये तो एक सिंपल सा था तो इसका देख लिया, इसमें कैसे श्योरिटी लाऊं? कोई से भी एंगल पर क्या पता हो जाए। क्लियर? अब याद करो सर इसका कंसेप्ट क्या है। अगर मेरे पास मल्टीपल वेक्टर है, क्लोज्ड पॉलीगन अगर बन गया, क्लोज्ड पॉलीगन अगर मैं इन वेक्टर्स से क्लोज्ड पॉलीगन बना गया तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। सारे बच्चे जरा बताइए हाँ या ना। क्लोज्ड पॉलीगन अगर हमारे पास बना लिया दैट मींस रिजल्टेंट कैन बी 0। सारे बच्चे क्या ऐसा सही आप सोच पा रहे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप एक क्लोज्ड पॉलीगन बना गए तो दैट मीन रिजल्टेंट 0 बनाया जा सकता है। अब तीन ट्राइंगल्स का, वो 3 साइड्स का अगर देखा जाए तो इधर तो पॉलीगन ट्राइंगल ही बन पाएगा, है ना। अब याद है 10वीं क्लास में या कहीं ना कहीं आपने कंडीशन टू मेक ट्राइंगल क्या होती है। किसी को अगर ये कंडीशन याद आ रही होगी तो आप समझ पाएंगे कि ट्राइंगल बन गया अगर तो हमारा क्वेश्चन हो जाए सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। हाँ या ना। अगर आप ट्राइंगल बना ले गए, जैसे मान लो इसकी बात करूं तो 10 + 10 20, ये थर्ड साइड से बड़ा है, बिल्कुल ठीक। ये तीनों केसेस में करना है, 10 + 10 20, ये तीसरे साइड से बड़ा है, बिल्कुल सही। और 10 + 10 20 तीसरे साइड से बड़ा है ऑलवेज। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। आप यहां पे ट्राइंगल बना सकते हैं, और जैसे ही आप ट्राइंगल बना सकते हैं तो आप इन वेक्टर्स को रख दीजिएगा तो ट्राइंगल बन जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है।
यस, हाँ या ना? क्लियर? सर अगर मैं इधर देखूं सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो 25 प्लस 10, सर 35 ग्रेटर देन थर्ड साइड, ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसे नहीं देखते, आपको सारे ऑर्डर्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास 25 प्लस 10 35 है, सर ग्रेटर देन थर्ड साइड, ट्राइंगल बन जाएगा आपके हिसाब से। अच्छा, 10 प्लस 10 20, इट्स नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये कैनॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, कैनॉट फॉर्म ट्राइंगल। तो सर अगर ट्राइंगल नहीं बना तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। अरे मैं कह रहा हूं अगर तुम इन वेक्टर्स को रख के ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे ना तो ऐसे रह जाएगा। यस, ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे तो अगर इन तीनों से बनाने की कोशिश करी तो ऐसे रह जाएगा, और अगर ये क्लोज पॉलीगन नहीं है तो इसका रिजल्टेंट हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं आएगा। यस, हाँ या ना? राइट। अब आपने कहा कि सर 10 प्लस 10 20 लेस देन आ रहा है, तो ये भी कैनॉट फॉर्म ट्राइंगल, कैनॉट फॉर्म ट्राइंगल, तो ये भी ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। और ट्राइंगल अगर नहीं बन रहा है तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनेगा, ये जीरो कभी नहीं दे सकते। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। वेरी गुड, क्लियर? तो अब आपको देखो सर इसमें तो हम लोगों ने ट्राइंगल मतलब वेक्टर्स का कुछ यूज नहीं करा, बिल्कुल करा है। अगर एक पॉलीगन क्लोज बन रहा है तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। अब बस हम लोगों ने मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज यहां पे कर ली, अपना सवाल हो गया। क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल जरा देखें। ठीक है, सारे बच्चे जरा अगला सवाल करेंगे। इफ थ्री फोर्सेस, तीन फोर्सेस है, एक ये और एक ये, आर एक्टेड ऑन अ बॉडी, देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज। ये कैसे करोगे? अब देखो क्लास में ऐसा क्या बताया है, हम लोगों ने तीन फोर्स लगा दिए। एक F1 है बेटा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। क्वेश्चन रीड करते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए। सेकंड फोर्स है हमारे पास F2 माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप 0k कैप। तीसरा हमारे पास F3 वेक्टर है माइनस 0i कैप 0j कैप माइनस 5k कैप। क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर हमारे पास है तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यार अगर मेरे पास ये तीन फोर्सेस आ गए तो इनका रिजल्टेंट बनाया जा सकता है। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, यही तो रिजल्टेंट है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 0i कैप 0j कैप 0k कैप। सर ये तो जीरो आ गया, नल वेक्टर है। और अगर आप देखें एक नल वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। डीपीपी में भी था ये, ओके ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अभी भी हालत वही है, ठीक है, क्या ही डीपीपी चिल्ला रहे हो तुम लोग? ठीक है, क्लियर? सवाल का लॉजिक क्या है उसको समझना। सारे फोर्सेस लग रहे हैं, रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट आई कैप, जब भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में होता है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सर आई को आई से जोड़ दो, जे को जे से जोड़ दो, के को के से जोड़ दो। जीरो आ रहा है सर, ये तो नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर? अगला सवाल बेटा जरा देखा जाए। ठीक है, हाँ चलिए अब जरा देखते हैं कौन कौन सोचता है। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्या आप मेरे को बता सकते हैं पूछा क्या गया है? सारे बच्चे, सारे बच्चे, हाँ ठीक है, रॉन्ग होगा, पहले इसको देखो। चलिए, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, पूछा क्या जा रहा है पहले ये बताओ। डायरेक्शन पूछी जा रही है सर, क्या डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? हाँ, यूनिट वेक्टर तो मतलब यही हुआ कि सर यूनिट वेक्टर मतलब तो सर डायरेक्शन होती है, किसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है ये बताओ जरा। चलो इतना तो पकड़ पाए कि डायरेक्शन पूछी जा रही है, किसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है? डायरेक्शन ऑफ आर। वेरी गुड भाई, आपके पास दो वेक्टर है,
इन्होंने कहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस पूरे स्टेटमेंट को ही पहले आप समझिए। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यही तो पूछा गया है। बेसिकली आर कैप पूछा है, तो क्या मैं आर कैप को अगर मेरे पास वेक्टर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा? यस, हाँ या ना? तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मेरे पास एक वेक्टर ये था, इनका रिजल्टेंट कैसे बनाया जाए? ये है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग आ रहे हैं तो नियर अबाउट जो आपको लग रहा है सही होना चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देख लेते हैं इनका रिजल्टेंट। अगर आप देखें तो रिजल्टेंट कैसे आएगा बेटा, आप ये कर ले। अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 3i कैप, यह आ जाएगा आपका 5j कैप, यह आएगा माइनस 5k कैप। यस, हमारे पास 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। अगर ऑप्शन नहीं मैच हो रहा कोई नहीं, आप रिजल्टेंट अपना ये देखेंगे। ठीक है, हाँ। अगर आप यहां पर नोटिस करें, इसकी डायरेक्शन अगर निकालनी है तो आप वेक्टर लिखेंगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो आपका वेक्टर क्या आएगा बेटा, 3i कैप 5j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है 9 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 59। अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले को हम लोग स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब लेकिन ऑप्शन अगर हमें सेलेक्ट करना है, चलो हटाओ। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब अगले में हम लोग पोल ही नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तुम लोग रहोगे। ठीक है, सी ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली हाँ सिमिलर लग रहा है। ठीक है, 5j कैप माइनस 5k कैप, और मेरे हिसाब से यहां पे बस एक गड़बड़ ये लग रही है, यहां ये होना चाहिए। आई थिंक अगर इतना कर लें डिफरेंस तो अपने आप आ जाएगा, है ना? क्योंकि अगर आप यहां पर एक माइनस लगा लें आई थिंक फिर आ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन यहां पर, क्योंकि अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा बेटा माइनस आई कैप, और अगर ये माइनस आई कैप आएगा तब यहां पर आपका माइनस हो जाएगा और यहां पर आपका 1 आ जाएगा, तब आई थिंक 1 बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर लेना बेटा, माइनस है यहां पर, तब आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। दैट इज माइनस आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 51। आई थिंक यहां पे सिर्फ माइनस की एक कमी है। ठीक है, वो अगर आ जाए तो हमारा सवाल हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, क्लियर? यस। अगला सवाल बेटा जरा देखना, ये सवाल गलत होएगा बच्चों से। सारे बच्चे जरा एक बार पेशेंटली इसको ट्राई करिए। चलिए, सारे बच्चे जरा इसको पेशेंटली ट्राई करिए। नहीं बेटा, अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कल की क्लास में और करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल पर जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बाद में करेंगे। ठीक है, टू फोर्सेज ईच ऑफ वैल्यू एफ, दो फोर्सेज हैं, दोनों का वैल्यू हमारे पास एफ है। द रिजल्टेंट इज, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? चलिए भाई, ठीक है, सारे बच्चे जरा इसको ट्राई करें। क्या ऑप्शन आ रहा है? पोल दे दिया है, बिल्कुल। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? जरा सोच के बताइए पहले। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आप ट्रिक तो लगा रहे हैं लेकिन एंगल देखा है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जरा बताइए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? जरा देखा जाए। अब फोकस ऐसे ही आते हैं जेई मेंस में, हल्का सा फोकस खराब करो
गया सवाल। कुछ बच्चे कहेंगे सर 60 डिग्री। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। जरा देखना, क्या आपने भी वही गलती कर दी? ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्चुअली में 120 है, ना कि 160, वो 60 है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 120 डिग्री। अब आपने क्या करा, 60 डिग्री देख लिया। याद करो, ये तो मैंने आपसे भी पूछा था, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो ये होगा ना। क्यों सर बाहर वाला एंगल क्यों? बिकॉज एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। इसी वाले वेक्टर को उठा करके अगर आप इधर कर दोगे तो क्या अब आपको दिखाई दे रहा है इनके बीच का एंगल एक्चुअली में ये वाला ही है। अब आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया ये, क्योंकि आपको आदत है मैथ्स की, आपने कहा ये है एंगल। गलत। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। ठीक है, तो अगर आप यहां पर नोटिस करें, आपका एंगल 120 था। ठीक है, या तो आप इस ये वाले एरो को जरा देखना, ये आपका एरो है। ठीक है, आप इस वाले एरो को सामने ले आइए। अब जरा देखिए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर 120 डिग्री पर था। एंगल गलत देखोगे रिजल्ट गलत आ जाएगा बेटा। तो जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है तो रिजल्टेंट आपका कितना होता है, P होता है। तो इस बार आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इस बार आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ, ये वाली गलती जनरली बच्चों से होती है। अगला सवाल जरा देखते हैं। अब ये थोड़ा सा भारी सवाल कईयों को लगेगा, लेट्स सी कौन कौन सोच पाता है। क्लियर? In the given figure, O is the center of a regular pentagon ABCDE. 5 forces each of magnitude F0 are acted as shown in the figure. Resultant of the force is. एक बच्चे ने कहा सर ट्राइंगल लॉ क्यों नहीं लगाया? लगा लो भाई। ये आपका, ये आपका, ये ट्राइंगल लॉ लगाओगे तब भी आप 120 डिग्री लोगे। ये वाला एंगल कितना है, 60 है। ये F हुआ, ये F हुआ। ऑब्वियस सी बात है आपका यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इसकी भी वैल्यू F आएगी। रिजल्टेंट आपका ये है। अभी भी आप ट्रायंगल लॉ लगा लो। सर ट्रायंगल लॉ में एक का हेड और दूसरे का टेल होता था, बिल्कुल। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 120 हुआ, राइट। तो अगर आप देखें ये हमारे पास 60 डिग्री है। तो एक अगर आपको ट्रायंगल बनाने के लिए दूं, ये और ये वाला लेंथ बराबर है और ये 60 कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप बनाओगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू भी F आएगा। तो यही आपका रिजल्टेंट F ही है बेटा। आप किसी भी तरीके से चले जाइए। आंसर कईयों का D आ रहा है, क्यों? सोच के बताइए क्यों आया। मुझे इन सारे वेक्टर्स को जोड़ना है, सारे वेक्टर्स को मुझे जोड़ना है। कैसे करोगे यार, ध्यान से देखना। अगर ये सिमेट्रिक पॉलीगन है, कंसेप्ट याद रखना, ये बाद में जाके 12वीं में और ग्रेविटेशन में बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है। मेरे पास सिमेट्रिक पॉलीगन है, एक इधर है F, एक इधर है F, एक इधर है F। यस, ध्यान से देखना, एक इधर है F, एक इधर है F और एक इधर है। इनका अगर मैं पॉलीगन लॉ के हिसाब से देखूं, ये 120 डिग्री है ना। तो जरा देखना, एक F इधर रख लो, फिर 120 डिग्री पर दूसरा F रख लो, फिर 120 डिग्री पर तीसरा F रख लो। अगर आप देखें तो ये क्लोज्ड पॉलीगन बनेगा, तो रिजल्टेंट हमारे पास 0 आएगा। क्लियर? वेरी गुड। ऐसे ही अगर मान लो सर 3 साइड का ना होके 4 साइड का है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहां पर आपका एक एफ है, एक एफ है, एक एफ है, एक एफ है, ये सारे के सारे आपके 90 डिग्री पर है। अगर आप इनका वेक्टर बनाओ, एक एफ, दूसरे वाले के साथ 90 डिग्री पर है एक एफ, फिर 90 डिग्री पर है एक एफ, फिर 90 डिग्री पर है एक एफ, क्लोज्ड पॉलीगन बनेगा। ठीक है, रिजल्टेंट 0। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, यहां पे सबकी वैल्यू सेम है और कितना एंगल है, 72 डिग्री का। ठीक है, हमारे पास 72 डिग्री का। क्या आप सभी लोग देख सकते हैं कि इन सभी फोर्सेस एफ नॉट, मैं 72 डिग्री पर इसको दूसरा फोर्स बनाता हूं, 72 डिग्री पर, फिर 72 डिग्री पर तीसरा फोर्स बनाता हूं, फिर 72 डिग्री पर चौथा फोर्स बनाता हूं, फिर 72 डिग्री पर पांचवा फोर्स बनाता हूं। हमारे पास एक क्लोज्ड पॉलीगन बनेगा सारे फोर्सेस से, क्लोज्ड पॉलीगन। और अगर आपका क्लोज पॉलीगन बना तो आप कह सकते हैं रिजल्टेंट इज 0। हाँ या ना सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। हाउ 72 डिग्री? भाई एक रेगुलर पेंटागन, अब कैसे आपको मैं बात बताऊं बेटा, ये तो 9th क्लास के बच्चों को आनी चाहिए। रेगुलर पेंटागन की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर पेंटागन आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, कई लोग क्या बनाते हैं, पेंटागन ऐसे बनाते हैं, दिस इज पेंटागन नो डाउट, बट दिस इज नॉट अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं वो होता है। ठीक है, ये आपका पेंटागन है लेकिन ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। तो अगर आप पेंटागन की बात करें तो टोटल एंगल आपका कितना है, टोटल एंगल इज 360, टोटल एंगल आपका 360 डिग्री, और ईच एंगल अगर आपको निकालना है, ईच एंगल दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 5, तो 72 डिग्री ही आएगा। ठीक है, हमारे पास ऑब्वियस ही बात है। अगर एक रेगुलर पेंटागन है तो सारे एंगल कितने होंगे, 72। एक फोर्स को पकड़ो, 72 डिग्री के बाद दूसरा फोर्स, फिर 72 डिग्री के बाद तीसरा फोर्स, फिर 72 डिग्री के बाद चौथा फोर्स, फिर 72 डिग्री के बाद पांचवा फोर्स, आपका क्लोज पॉलीगन बना देगा। और अगर ये क्लोज पॉलीगन बना दिया तो रिजल्टेंट हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होगा। क्लियर? रिजल्टेंट हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, ये अब आपके जेई मेंस के सवाल हैं जो आपको होमवर्क करके आने हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूं वो अगर बच्ची आ गई है। वो उसको भेज देना। हाँ, एक स्टूडेंट आया ना। हाँ ठीक है बेटा, ये आपके सवाल हैं, देखने में थोड़े से इरिटेटिंग लगेंगे लेकिन सोच के आएंगे आप सभी लोग। ठीक है, एक ये सवाल है, एक ये सवाल है। देखो अब ये देखने में बहुत इरिटेटिंग है लेकिन रेजोल्यूशन के साथ आप करोगे आएगा। एक ये सवाल है, ये सारे आपके PYQs है बेटा। ठीक है, और फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर अपना प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक वो आते हैं तब तक इसका लॉजिक बताओ क्या करोगे सारे बच्चे, सारे बच्चे इसका लॉजिक क्या लगाओगे, क्या बोला है क्वेश्चन में, इन द क्यूब ऑफ साइड ए, ये क्यूब है हमारे पास, शोन इन द फिगर, द वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD, एक फेस है ABOD, इसका सेंटर है, टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस BEFO, कहां पर है हमारे पास BEFO, एक बैक साइड वाला फेस है और एक फ्रंट साइड वाला फेस है, इन दोनों के बीच में एक वेक्टर बनाया, कैसे लगाओगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट कहां आएगा यहां पर, कैसे करोगे सारे बच्चे, कैसे करोगे, डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है बेटा आपका, जरा देखा जाए, ऑप्शन 3 आएगा कैसे, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, बिल्कुल नहीं, डायगोनल तो है ही नहीं बेटा, डायगोनल तो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक होता है, इन्होंने देखो क्या बोला है, इन द क्यूब है द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस BEFO,
अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हो? ट्राइंगल लॉ कहां लगा दोगे? हैं? सोचो। नहीं, ट्राइंगल लॉ भी नहीं है। रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं, रिजल्टेंट बिल्कुल नहीं। एक दो बच्चे ने सही बोला है। हाँ, पॉलीगन बिल्कुल नहीं। हमें वेक्टर चाहिए भाई, ये वाला वेक्टर चाहिए। ये वाला फेस कौन सा है? ए बी ओ डी, इस साइड का फेस और एक है बैक साइड का फेस। आ जाओ बेटा, नमस्ते मैम। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये हाँ, हमारे अर्जुना की क्लास चल रही है वैसे तो। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? धनश्री चिंचोलकर। कहाँ से हो बेटा आप? अमरावती, महाराष्ट्र। एक बार बेटा सारे के सारे जरा सीरियस हो जाओ। आज बहुत शैतानी कर रहे थे मैम ये। ठीक है तो आज इनको थोड़ा सा धमका के पढ़ाना पड़ रहा है। आजा इधर, आजा कैमरे में आजा तू। ठीक है, तो एक बार जरा सारे बच्चे सीरियस रहो। ठीक है, हाँ सारे बच्चे एक बार सीरियस। हाँ, अब जो आपने कंसेप्ट बताया उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, यस। और थोड़ा अच्छे से बिहेव करना बेटा, आपकी रिस्पेक्ट की भी बात है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बदतमीज हो गए आजकल। यस, आ जाओ। तो देखो आपको हेलो आ रहा है, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन में ये जरूर बताना कि कैसे आपकी जर्नी रही। ठीक है, ऑल तो मेरे को पता है आपने अभी इंटरव्यू दिया है, आई थिंक अलग सर से मिले हो। ठीक है, मिल लिया अलग सर से। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो एक और यार, एक और माइक देना, एक और माइक दे दो। ये ला माइक ना पास में रखना है ऐसे। ठीक है, तो हाँ देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली मिला बेटा आपको। Yes. ठीक है, ब्रांच कौन सी है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब जरा ध्यान से सुनना। तो आज अलग सर से मिलके आए हैं। ठीक है, पहले अपने बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन दो, कैसी तैयारी रही, क्योंकि इनको थोड़ा सा मोटिवेशन फील होनी चाहिए कि आपकी जर्नी कैसी थी, कैसे आपके मार्क्स आए 11th, क्योंकि 11th के बच्चे हैं तो 11th में आपसे क्या क्या गलतियां हुई, सारा अपना बताओ। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम धनश्री चिंचोलकर है एंड स्टार्टिंग में 11th में मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की थी, बट एज यूजुअल वहाँ पर कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। बट फिर मैंने 11th में एंड में आते आते यूट्यूब से ही किया था फिजिक्स, अलग सर के पुराने वीडियोस से, एंड देन मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी वही से किया था। बट वो इतना प्रॉपरली नहीं हुआ था, तो मैंने 12th में लक्ष्य जेई 1.0 ज्वाइन किया था। तो फिर वहां से ही पढ़ना चालू किया, और राजवंत सर बोलते ही थे अभी 11th का जो आपका बैकलॉग है वो अगर बीच में करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे, दोनों ना ऊपर नहीं चलना चाहिए, अभी पहले 12th पर फोकस करो। हाँ। तो बस वही किया कि सिर्फ 12th पर फोकस किया था। एंड फिर एंड में जो 2 months का टाइम मिला था तब 11th का किया था। एंड फिर जेई फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी हमारे पास टाइम होता है, तो एडवांस के लिए वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम। वेरी गुड बेटा। आप ना शायद मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि शायद लड़कियां क्रैक नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आपका आज आया कि सर ने बोला कि बच्ची आई है, मैंने कहा डेफिनेटली मैं उसको क्लास में लेके आऊंगा, बिकॉज तुम्हारी वजह से ना बहुत सारे बैच में ऐसी लड़कियां हैं जिनको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप आए, पहली बात। ठीक है, और बच्चों को ये जरूर बताना कि 11th में जो जैसे कमियां जो रह जाती हैं, जो आपसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि ये लोग भी विद प्राउड कर रहे हैं। ठीक है, इनको घमंड होगा कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपको लगता है प्लीज बताओ, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो बाहर आएगा ही, तो डिटेल्ड में सर ने बात किया ही हुआ है ना। जो आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए, बिल्कुल बताओ कि 11th में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहले तो पेरेंट्स से हमको बहुत खुल के बात करनी चाहिए। वेरी गुड। किसी चीज का ईगो लेकर नहीं बैठना है कि ऐसा उन्होंने बोल दिया तो अब मन में रखेंगे और उनको कुछ बताएंगे नहीं, तो उसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर असर दिखेगा। वेरी गुड। तो वैसा नहीं करना चाहिए। और जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली अगर फॉलो किया जाए तो जितना चाहिए उतना हो जाता है। यूट्यूब पे जाए या उधर इधर उधर देखे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। टीचर्स जो बता रहे हैं डीपीपी एंड मॉड्यूल इतना भी कर लिया तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है एडवांस के लिए भी। एक बात बताना, जब तुम तैयारी करते थे तो क्या ऐसा कभी होता था कि सवाल नहीं बने? हाँ, वैसा तो होता ही था। होता ही होगा, है ना। जब नहीं बनते तो क्या तुम क्रिब करते थे, रोते थे कि यार मेरे से सवाल नहीं हो रहे, या तो उस एटीट्यूड में जाते थे और प्रैक्टिस बढ़ाते थे?
उसी क्वेश्चन जो नहीं हो रहा उसमें ज्यादा भी टाइम दिया, स्टार्टिंग में नहीं हो Very रहा good. तो क्यों नहीं हो रहा, क्या कंसेप्ट रॉन्ग हो रहा है, और आप हमेशा बताते थे अगर वो नहीं आ रहा तो उस कंसेप्ट को जाकर देखो और उस पर और क्वेश्चंस लगाओ। यस, तो वैसे करने से हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वेरी गुड। तो वैसा कर सकते हैं हम। और अगर कोई कुछ चीज हमको आ ही नहीं रही है तो उसे उस टाइम के लिए होल्ड करके फिर हम बाद में भी उसके बारे में सोच यस, सकते हैं। मैं इनको कई बार बोलता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन बहुत टफ है। देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, तो कई बार कुछ चीजें नहीं समझ आती, उसका लोड नहीं लेना है। फॉर द टाइमिंग चलो ठीक है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, एक महीने बाद देखेंगे, लेकिन वो एटीट्यूड आपका हमेशा पढ़ने वाला होना चाहिए। कितने घंटे पढ़ते थे? स्टार्टिंग में तो मैं 4 आरसी सोती थी और पूरा टाइम बाकी का 4 घंटे सोते थे? हाँ, क्योंकि तब 11th का पूरा बैकलॉग और वो मैनेज करना था, तो स्टार्टिंग दिवाली तक वैसा करना पड़ा। क्या 12th के साथ 11th करी जा सकती है? अच्छी मैंने बात नहीं की है। हाँ, मैंने नहीं की है क्योंकि वो मैकेनिक्स का जो पूरा पार्ट था वो बहुत ज्यादा वीक था, तो फिजिक्स के बारे में तो नहीं कर सकते, बट केमिस्ट्री और मैथ्स मैंने किया था। यस। मैं बेटा आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि अभी आप 11th क्लास में है ना, जितना खुल के पढ़ सकते हो पढ़ लो। आपके 4-5 चैप्टर छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना कर रहे हो वो अच्छे से कर लो। पता है क्यों? क्योंकि जब आप 12th में जाओगे ना, ये आपका एडेड एडवांटेज होगा। कई सारे बच्चे जैसे होते हैं ना, वो 12वीं में स्टार्ट करते तो इतना स्ट्रगल देखना पड़ता है, 4-4 घंटे तुम बस सोए हो। अगर वही चीज 11th में थोड़ा सा पहले और बेटर कर लिया होता तो कितना बहुत रिलैक्सेशन होता है ना। बहुत एंड में भी अगर आपके पास 4-5 चैप्टर भी और जुड़ जाते हैं ना, कि ऐसा लगता है यार चलो 11th में यही 4 पढ़े, यूनिट्स ही पढ़ा, लॉज ही पढ़ा, सर्कुलर यही तक बहुत अच्छे से पढ़ा, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, वो 4 भी एडेड एडवांटेज होते हैं। लेकिन पता क्या होता है, बच्चे का पूरा 11th खराब हो जाता है, और पूरा 11th जब खराब होता है तो फिर से दोबारा स्टार्ट करने में कई बार दिक्कत आती है। टेस्ट वेस्ट देते थे? हाँ, टेस्ट पूरे दिए थे। सारे टेस्ट दिए थे? और सारे दिए डीपीपी? थे। डीपीपी भी पूरी करती थी। रोज का काम रोज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डमी थे या स्कूल जाते थे? डमी। डमी हमारे यहाँ सभी कॉलेज डमी होते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा, हाँ देखो, ये क्योंकि ये डमी और रेगुलर में फंसे पड़े हैं। बेटा देखो, ये डमी का एक एग्जाम्पल है जो सक्सेसफुल हुआ है। मैं आपके पास स्कूल वाले बच्चे भी लेके आऊंगा जो सक्सेसफुल होते हैं। मैं हर बार क्लास में यही बात बोलता हूं कि अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी है ना कि आपको एक रैंक लानी है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, कई बार सवाल नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, लगाना पड़ेगा। अगर आप सिंसियर हैं तो आप डमी के साथ भी अच्छा कर जाएंगे, आप स्कूल के साथ भी कर जाएंगे। कोई आपका ऐसा नोन में जिसने स्कूल के साथ भी रैंक लिया हो? नहीं, क्योंकि आप उस सर्कल में शायद नहीं हो। नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जो स्कूल गोइंग, इवन आई वॉज द एग्जाम्पल, मैं स्कूल गोइंग था और मेरे एक ही बारी में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अच्छा एक और ये है कि बुक्स वुक्स एक्स्ट्रा बच्चे पूछ रहे। स्टार्टिंग में 11th में जब मैंने ज्वाइन नहीं की थी बैच, तब सिंगेज ली थी, बट नहीं हुई थी। बहुत बल्कि किताब है। मैं इनको बताता हूँ ना, पता है हम लोग जब बोलते हैं ना तो बच्चा को लगता है कि अच्छा ऐसा जबरदस्ती बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी है आप स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड होते हो तो आपको लगेगा भाई मैं करूंगा, क्योंकि फिर केमिस्ट्री भी अपना पीक पर आएगा, उसके में भी बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स भी पीक पर आएगा, मैथ्स भी पीक पर आएगा, तब टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीजों। आपको लगता है भाई क्लास डीपीपी मॉड्यूल इतना ही कर लें बहुत हो जाता है। केमिस्ट्री के लिए की थी पर मैंने। हाँ, वो केमिस्ट्री में क्या है ना, थोड़ा जल्दी हो जाते हैं सवाल। हाँ, ठीक है, इसलिए। मैथ्स और फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स के लिए कर भी लेगा बच्चा, फिर वो छूटना ही छूटना है और फिर वो बुक साइड में पड़ी रहती है। और कौन सा सवाल पूछना है भाई? रैंक बता दो बेटा इनको। 5008 जनरल एंड ओबीसी एनसीएल 966। बताओ भाई, देखो अब ये आपने 12th के साथ रेगुलर करके ही निपटा लिया। अब मैं आप सभी लोगों को कहूंगा भाई टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल कि स्कूल के साथ मतलब 11 12th के साथ भी की जा सकती है। और आपने अपने 11th मिस करी थी, ठीक है, और 12th एक साल के अंदर ही आपने रैंक निकाली है। ठीक है, डेफिनेटली अगर 11th में और पहले थोड़ा सा इनपुट्स रखे होते तो बहुत कुछ चीजें और भी चेंज हो जाती है ना, हो जाती। तो आप सभी लोगों के लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जो भी जर्नी चल रहे हैं वो सभी के अलग अलग होंगी। ठीक है, आपके अपने थोड़े से दिक्कतें आएंगी, आपकी अपने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको खुद से सोल्यूशन निकालना। अच्छा 2 साल में आपका कभी ट्रैक से हटे हो, कभी कभार डिमोटिवेशन हो गया कि यार नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, मैंने होने ही नहीं दिया। करना है तो अभी करना है, ड्रॉप नहीं लेना है, बस ये। अच्छा ये पहले क्लैरिटी थी कि ड्रॉप में नहीं जाना है, सीधे वन शॉट ही, जैसा भी हो जाए बस। ये बहुत सही है। और डिमोटिवेशन कभी नहीं हुआ? टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कभी ऐसा लग रहा हो कि यार, क्योंकि उस समय पता नहीं होता ना कि सिलेक्शन होगा। ठीक है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है आप पॉजिटिविटी से तो पढ़ रहे हो,
लेकिन कभी कभार तो खुद को लगता है यार पता नहीं यार दूसरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ वैसा तो लगता था। तो उस समय क्या करते थे? बस कुछ नहीं, पढ़ना ही है तो वो सोच कर ही क्या करेंगे, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कभी करने का ऐसा कोई हुआ कि फायदा नहीं। तुमने खुद को शाबाशी दी हो कि यस तुम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रही हो, इसी को कंटिन्यू करना है, कभी ऐसा किया है क्या? हाँ मतलब जब सर बोलते थे वैसा एंड तक, क्योंकि कंपटीशन का कोई अंदाजा नहीं था नहीं घर होता है, पर। हाँ एडवांस में बिल्कुल नहीं होता, कोई नहीं पता वो कौन कब कहाँ से फोड़ हम्म। देगा एग्जाम। इसलिए अभी फिजिक्स के कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से अगर रिकॉल कर लिया तो बहुत अच्छा लगता था, थप देते थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप प्लीज यहाँ से ना पॉजिटिव एग्जांपल्स लीजिए। देखो कमियां निकालने में पूरी दुनिया पीछे पड़ी रहती है, ठीक है, हर कोई, आपके अंदर भी कमियां होंगी, मेरे में भी होंगी, अगर कोई निकाल के बाहर देखना चाहेगा ना तो वो सबकी देख सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या हम लोग अपने सामने एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से एक पॉजिटिव एटीट्यूड सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। जब आपके सामने हम लोग स्टूडेंट्स को लाते हैं ना, तो ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ आपकी भीड़ में बैठे रहते हैं, जो स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, जो माइंडसेट आपने देखा है, प्रॉब्लम्स आपने देखी है ना, उनको ही डील करके रैंक निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कमियां अगर आपको ढूंढनी है तो आप कमियां ढूंढ सकते हैं अपनी तैयारी में, और पॉजिटिविटी अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं अपनी तैयारी में, ठीक है। अच्छा बोर्ड्स में कितना था, बोर्ड्स का भी पूछ रहे हैं। 89.5% 89.5 टेंथ में या ट्वेल्थ में? 10th में 97% थे। 97 7। और ट्वेल्थ में 89, थोड़ा गिर गया। हाँ वो मैंने बायोलॉजी लिया था और सेल्फ किया था, जनरल लिया था। तुमने नीट भी दिया था क्या इस बार? नहीं, नहीं दिया। अच्छा नीट और जेई में, जेई क्यों? मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है पहले से। ये भाई था जेई जीत रहा है। ठीक है अच्छी बात है, ठीक है। ट्वेल्थ में भाई 90% ही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, 75% का क्राइटेरिया अपना, तो कभी लोड देता था? नहीं पहले लगता तो था होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बैक वगैरह था, बट बैक अगर बैक बैक वगैरह था, मतलब कहीं 11th में फेल हो रहे थे? नहीं फेल नहीं हो रहे थे, बट 11th का ही सोच कर, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है कि कुछ चैप्टर जो हमारे 11th में है सीबीएसई में, वो 12th में है। 11, हाँ अच्छा कौन से बोर्ड से हो? महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो वहां पर वैसा नहीं है कि 12th का सिलेबस है तो 12th का पेपर आएगा, उसमें 11th के चैप्टर्स भी जुड़ जाते नहीं हैं? नहीं, हमारे सीबीएसई में जो 11th में चैप्टर्स है, हाँ वो बोर्ड में 12th में है हमारे। महाराष्ट्र बोर्ड में। ओके। तो उन चैप्टर्स का थोड़ा सा लगता था, बट अगर हमने 10th अच्छे से कर ली है और प्रेजेंटेशन वहां पर ही सीख लिया सीख है लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, 7 दिन में हो जाता है अगर अच्छे से किया अच्छे से किया। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कौन से ले रखे थे? तो। मराठी एंड इंग्लिश था एंड बायोलॉजी। मराठी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और Maths। मैथ्स, तो यहाँ पे तो 6 सब्जेक्ट्स आपके पास थे। स्टडी आवर्स बता दो भाई इनको, ये सबके बारे में जानना चाहते हैं, बस पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। कितने घंटे? पूरा मतलब सोने के अलावा और योगा एंड मेडिटेशन के अलावा सभी टाइम पढ़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा एंड मेडिटेशन। पता है अगर ये 4 घंटे सो रही है ना, तो ये दिस इज नॉट हेल्दी, आई विल नॉट प्रमोट इट कि आपने बहुत हेल्दी वे से तैयारी करी है, ठीक है, क्योंकि ये हेल्थ पर आता है। लेकिन चलो ठीक है, आपका लाइफ बड़ा लाइफ है, उसमें 1 साल का अगर स्पैन में आप अपने आप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हो, देन इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। बट इसको आगे कंटिन्यू मत करना, टेक प्रॉपर स्लीप। और आपको आई थिंक योगा ने काफी बैच में, मतलब उसमें तैयारी में मदद करी होगी, ठीक है। तो भाई इनका देखो कितना घंटे, मैंने भी आपको कहा है परफेक्ट टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उठे हो, आपको पता है कि बेसिक नेसेसिटीज के जो आपने काम करे, घर के काम करे वो करे, बाकी आपने सारा अपना पढ़ाई पर लगा दिया, दैट इज योर बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई कि सुबह तुम कोई ऐसा फिक्स बना रखा था क्या तुमने? हाँ मतलब 10 to 4 अभी इस टाइम में 6 घंटे सोने का था, और पहले तो 12 से 4 किया था स्टार्टिंग में, पर उससे बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था, हेल्थ इशू भी आ गया था दिवाली के समय, दिवाली के दूसरे दिन ही। ये मैं आप सभी लोगों को कहूंगा भाई, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। कि अगर आप ये सोचो कि यार मैं स्लीप को कट करके अपनी तैयारी करूंगा, नो डोंट डू दिस, ये आपकी हेल्थ को इंपैक्ट करता है। इनफैक्ट आप क्या करिए, आपका जो दिन है उसको और प्रोडक्टिव बनाइए। आप एनालाइज कर लीजिए यार कि मैं ये चीजें स्किप कर सकता हूँ, आज के लिए टीवी स्किप कर सकता हूँ, आज के लिए शायद घूमना स्किप कर सकता हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी तैयारी में सारी चीजों को फैक्टर दीजिए। आपको अगर जैसे तुमने कहा मान लीजिए योगा इंपॉर्टेंट है, योगा करो, आपको खेलना इंपॉर्टेंट है, खेलो। लेकिन अगर आपका बैकलॉग हो रखा है, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने रिवाइज नहीं किया और आप खेल रहे हो, देन इट इज रॉन्ग। आप सारी चीजों को मैनेज करिए, लेकिन यस पढ़ाई को इक्वल प्रायोरिटी पर रखिए। क्लियर?
हाँ, AIR बैच पूछ रहे हैं, AIR बैच में थे क्या आप? नहीं, लक्ष्य यार में नहीं थे। नॉर्मल बैच में थे, नॉर्मल बैच में थे। और क्या पूछना है? अच्छा, सोशल मीडिया आप यूज करते थे? बिल्कुल। इनको देखो सारी चीजें जाननी है तुम्हारी। नहीं नहीं, नो सोशल मीडिया बेटा। बैकलॉग हुआ था 11th का ही। 11th का ही बैकलॉग था, जो इन्होंने 12th, पहले जब ये 12th में आया था तो मैं क्लास में एक बात बोली थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्या होते हैं, अर्जुना से लक्ष्य में मिलते हैं हमें, जैसे इसमें से भी कई सारे जाएंगे, कुछ नए बच्चे आते हैं जैसे आप आए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 12th में जाएंगे, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगले साल फिर बोलूंगा मैं ये बात। जब आप 12th में आते हैं ना, तो आपको ये लगता है यार किसी तरीके से 11th भी कवर करता हूं, 12th भी करता हूं, और वो दोनों अगर जो बच्चा करता है ना, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मैनेज कर जाते हैं, अदरवाइज सब गिर जाते हैं, 12वीं खराब हो जाती है। सबसे पहले 12वीं करो। और अच्छा, जब हम लोग 12th पढ़ा रहे थे, जो भी 11th के टॉपिक्स थे, क्या हम लोग बेसिक से ही बता रहे थे? हाँ, बहुत अच्छे से, आराम से आ रहा था ना? यस। आपको जितना 11th आप उठा सकते हो आप उठा के चलिएगा। अगर आपने सही में 11th में पूरी जान लगाई है, आपको तो मजा आ जाएगा 12th में। लेकिन फिर भी अगर आपकी मिस हो जाती है, आपको फिर भी एक मौका रहता है कि आप 12वीं में आराम से कर ले जाएं अर्जुना के साथ, मतलब अर्जुना का वो। लेकिन पहले 12th पर फोकस करिए, ठीक है? क्लियर? हाँ, यूट्यूब चैनल वैनल कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं है भाई, ठीक है? तो अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाए थे रोज, जो डेली है सिखाया उसके शॉर्ट नोट्स उसी दिन। और केमिस्ट्री में आई थिंक बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता होगा शॉर्ट नोट्स, अगर तुमने Yes. केमिस्ट्री में बनाए हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस एंड ऑल, उसके बनाए थे? नेम रिएक्शंस के ऑर्गेनिक में बनाए थे, बट मेनली इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के। हाँ, मेरा तो शायद ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक इसीलिए ज्यादा रिवाइज कर पाता था, रिएजेंट्स और वो, क्योंकि मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और मैं हर दिन शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, हर दिन, भले मेरा केमिस्ट्री का क्लास है या नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी भूल जाता था मैं। तो ये शॉर्ट है भाई। नोट्स चिपका कर रखे थे। तुमने चिपका रखे थे? मैं हर जगह लेके ही जाता था, शॉर्ट नोट्स लेके ही रीड करता था। चलिए भाई, तो ये है आप सभी लोगों के सामने एक बहुत प्यारी सी कहानी, ठीक है? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो भाई, ठीक है? अच्छा, ओरिएंटेशन आपका आई थिंक एक जुलाई के स्टार्टिंग में ही होगा। कब है कॉलेज में आपका? वो कब है, फर्स्ट डे कब है? वो तो नहीं पता है अभी। आई थिंक जुलाई के लास्ट में होगा या अगस्त फर्स्ट वीक में ही आई थिंक ओरिएंटेशन होता है। अगस्त फर्स्ट में ही होगा, मे बी काउंसलिंग के बाद, है ना? तो हाँ, PYQ बुक्स देखो, इनके डाउट्स देखो, PYQ बुक्स कोई भी जो है अवेलेबल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप मॉड्यूल से कर रहे हो मॉड्यूल से करो, ठीक है? थैंक यू सो मच, ठीक है? प्लीज बेटा, आप सारे एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू जब भी आएगा, ठीक है, तो प्लीज आप एक बार इंटरव्यू सुनना। अभी हम लोगों के पास टाइम कम था, ठीक है, तो हम लोगों ने मेन बातें करी है। अलग सर ने पूरे खुल के आराम से सारी डिटेल में बात करी कि कैसी रही तैयारी, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है। आप डेफिनेटली वो इंटरव्यू सुनना, आई थिंक जेई वाला चैनल पे या फिजिक्स वाला चैनल पर आएगा, ठीक है? तो चलिए बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।